पीजीबीपी, जी हाँ, पीजीबीपी के सेशन में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। जी हाँ, आप सबने इस चैप्टर का नाम दिया है ड्रैकुला चैप्टर, मॉन्स्टर चैप्टर, पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब नामों से आप इस चैप्टर को बुलाते हो, मुझे सब पता है। इसी सेशन में आपका बहुत 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 स्वागत है। गुड इवनिंग प्राची, गुड इवनिंग साहिल, गुड इवनिंग अनिकेत, गुड्डू, गुड इवनिंग एवरीवन। Yes, let me open the chat in my laptop as well. और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यस सर। तो क्या आप सब तैयार हैं एकदम आज के सेशन के लिए? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या मुझे देख पा रहे हैं? प्लीज कंफर्म कर दीजिए इन द चैट बॉक्स। गुड इवनिंग चंद्रकांत एंड सादिका फातिमा। यस, वी आर लाइव नाउ। ठीक है, तो कल हमने डेप्रिसिएशन के एडवांस क्वेश्चंस करे, उसके बाद कुछ और सेक्शंस देखे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं बहुत 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 रेलिवेंट। यस, प्लीज कंफर्म करिए, एम आई ऑडिबल टू यू, एम आई विजिबल टू यू? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज कंफर्म कर दीजिए इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज सेशन। तो क्या आप सब रेडी हैं आज के धमाकेदार, जानदार, मसालेदार, कड़कदार सेशन के लिए, जो कि होगा पीजीबीपी के मेजर डिसअलाउंसेस? जी हां, आज के सेशन में हमें करने हैं पीजीबीपी के मेजर डिसअलाउंसेस। सनी कुमार कह रहा है इट्स रेनिंग हेयर। अरे कहां रेन हो रहा है ये तो बताओ, किस कोने में हो तुम देश के जहां बारिश हो रही है? रोहित शर्मा, गुड इवनिंग, हाउ इज योर ग्रैंड मदर डूइंग नाउ? प्राची अग्रवाल, यस यस, वेरी गुड। झारखंड, अच्छा झारखंड में बारिश हो रही है, वेरी नाइस। दिल्ली में तो एकदम गर्मी है, बहुत तेज सूरज चमक रहा है। ऑलराइट, तो अगर आपकी अनुमति हो, अगर आपकी आज्ञा हो, तो ये मौसम विभाग के कार्यक्रम को बंद करके क्या हम अपना डीटी का, क्या हम पीजीबीपी चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं? अगर आपकी अनुमति हो, अगर आपकी आज्ञा हो, तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए यस सर। चैट बॉक्स में लिखिए यस सर। क्या हम सब रेडी हैं? यस सर, एब्सोल्युटली। ओके, वेरी गुड रोहित शर्मा। ओके, वेरी नाइस। चलो, तो आज हमें जो चैप्टर, जो सेक्शन सबसे पहले स्टार्ट करना है भाई। मैंने आपको कल के क्लास में कौन सा सेक्शन कराया था? मैंने आपको स्पेशल डिडक्शंस बताए थे कि भाई ये स्पेशल डिडक्शंस क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल डिडक्शंस? जहां एक्चुअली में खर्चा नहीं होता, जहां एक्चुअली में कोई एक्सपेंस नहीं हो रहा होता, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो, अगर आप कुछ चुनिंदा बिजनेस कर रहे हो, अगर आप ये वाले बिजनेस कर रहे हो, तो हम भले ही ये वाला खर्चा है नहीं, बनता नहीं है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्चुअली में है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको इसका बेनिफिट दे देंगे, हम आपको इसे एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ कर देंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा भाई, आपका प्रॉफिट हो जाएगा कम, आपका टैक्स हो जाएगा कम, और आपको टैक्सेशन में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ चुनिंदा कुछ बिजनेसेस में ही होता है। जैसे कल हमने देखा था टी, कॉफी, रबर, ये 3 बिजनेस हैं जहां पर ये बहुत तगड़ा बेनिफिट मिलता है ऑफ स्पेशल डिडक्शन। आज हम कुछ ऐसे और भाई बिजनेसेस देखेंगे जहां पर ऐसा कुछ स्पेशल डिडक्शन मिलता है, और वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में डिडक्शन मिलता है। ठीक है, यूजुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएनएल अकाउंट में नहीं जाता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता। यूजुअली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो फिक्स्ड एसेट की तरह बैलेंस शीट में नजर आता है, और धीरे धीरे करके डेप्रिसिएशन की तरह भाई उसे क्लेम करते हैं। ये यूजुअल भाई हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट होता है। बट कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफाइड भाई कारोबार हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफाइड बिजनेस हैं जहां पर हम लोग जो हमारा भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको भी हम रेवेन्यू में, पीएनएल अकाउंट में सेट ऑफ कर देते हैं, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह राइट ऑफ कर देते हैं। वो कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू की तरह राइट ऑफ कर दिया जाता है, जहां पर बिजनेस के जो फिक्स एसेट है उन्हें परचेज किया जाता है लेकिन उन्हें राइट ऑफ कर दिया जाता है? ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये हैं भाई बिजनेसेस जहां पर डिडक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको मिल जाता है, स्पेसिफाइड बिजनेस में डिडक्शन मिल जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, और वो जो डिडक्शन मिलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो डिडक्शन भाई पीएनएल अकाउंट में मिल जाता है। मतलब आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया जाता है, और आपका टैक्स भी उस अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, सो दीज आर द स्पेसिफाइड बिजनेसेस
फॉर विच डिडक्शन विल बी क्लेम्ड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है भाई, और वो डिडक्शन हम आपका पीएनएल अकाउंट में धीरे धीरे करके राइट ऑफ कर देते हैं पूरा का पूरा, और पीएनएल अकाउंट में हम उसे राइट ऑफ करके भाई हम इसको टैक्स में बहुत जबरदस्त बेनिफिट पा लेते हैं इस चीज का, ठीक है। नाउ व्हाट आर दीज बिजनेसेस? दीज बिजनेसेस आर कोल्ड चेन बिजनेसेस। अगर आपका कोल्ड चेन का बिजनेस है तो आप जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे वो आपका पीएनएल अकाउंट में हम राइट ऑफ करने का परमिशन दे देंगे, ठीक है। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, ये बिजनेस के कमेंस होने से अगर आपने पहले भी किया तो भी हम आपको राइट ऑफ करने की परमिशन दे देंगे। सो कोल्ड चेन का बिजनेस है। सर ये कोल्ड चेन क्या होता है? कोल्ड चेन होता है भाई बड़े बड़े फ्रिज होते हैं, बड़े बड़े, जैसे हमारे घर में तो छोटा सा फ्रिज होता है ना, कई बार ऐसा होता है पूरी पूरी बिल्डिंग को फ्रिज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वहां सब्जी फल रखे जाते हैं, ऑफ सीजन जब आएगा तो उसे महंगा करके बेचेंगे, वहां पर स्टोरेज के बहुत तगड़े इंतजाम होते हैं, और जब ऑफ सीजन आता है भाई तो उसमें फल को सब्जी को महंगा करके बेचा जाता है, तो स्टोरेज करी जाती है एक तरह से। तो ये स्टोरेज करने का तरीका है, इसके अंदर हम स्टोर करते हैं भाई कोल्ड चेन में अपनी फल अपनी सब्जियां स्टोर करते हैं और उसे धीरे धीरे करके बेचते हैं जब ऑफ सीजन आता है तब, ठीक है। सो कोल्ड चेन का बिजनेस अगर आप कर रहे हो, अगर आप वेयर हाउस का बिजनेस कर रहे हो, एग्रो प्रोडक्ट्स या शुगर, वेयर हाउस है मतलब आपके गोदाम है और उन गोदाम में आप भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को स्टोर करते हो या शुगर को स्टोर करते हो, और वो जो आपने स्टोर किया है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या शुगर को उसको भाई आप स्टोर करके धीरे धीरे करके आगे बेचते हो, तो वेयर हाउस का बिजनेस है, मतलब गोदाम का बिजनेस है आपका। देन नेचुरल गैस, ऑयल, पेट्रोल, पाइपलाइन। तो भाई नेचुरल गैस आप मतलब प्रोड्यूस करते हो, ऑयल की, पेट्रोल की, पाइपलाइंस हैं आपकी, ठीक है। पाइपलाइंस मतलब आप जो ऑयल नेचुरल गैस है उसको आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हो, ठीक है, आप उसे ले जाते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो हम आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन दे देंगे, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक्चुअली डिडक्शन नहीं मिलता भाई। कैपिटल एक्सपेंडिचर का तो फिक्स एसेट की तरह आपके बैलेंस शीट में ऐड होता है, लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं हम आपको बेनिफिट देंगे, तो इस यहां भी बेनिफिट मिलेगा। हाउसिंग स्लम अफोर्डेबल स्कीम, अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हो, आप घर बनाते हो, लेकिन घर आप कौन सी वाली कैटेगरी में बनाते हो? स्लम या अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जो फाइनेंस होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्लम्स को हटा के, जो भाई झुग्गी झोपड़ियां होती है उन्हें हटा के प्रॉपर बिल्डिंग बनाती है, प्रॉपर पक्के मकान बनाती है और लोगों को देती है। तो अगर इस स्कीम के अंदर आप अगर आप फॉल करते हो और स्कीम के अंदर आप डेवलप करते हो इन घरों को, तो हाउसिंग डेवलपमेंट का आपको जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो बिजनेस एक्सपेंस की तरह अलाउ हो जाएगा। फिर अगर आपका हॉस्पिटल है 100 बेड्स एंड अबव, 100 बेड या उससे ज्यादा का आपने हॉस्पिटल बनवाया है, आपका होटल है 2 स्टार ऑनवर्ड्स, 2 स्टार या उससे ऊपर बड़े होटल मतलब आपने अगर बनवाए हैं, फर्टिलाइजर का आपका बिजनेस है, कंटेनर, कंटेनर होता है भाई जो हमारा शिप्स होती हैं, शिप्स के अंदर बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और उसमें कई कई टन, कई कई 100 टन का भाई ट्रांसपोर्टेशन होता है सामान का। तो अगर आपके ऐसे कंटेनर्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माल लेके जा रहे हैं, भाई आदान प्रदान कर रहे हैं माल का, और कंटेनर का आपका बिजनेस है, तो वो कंटेनर का बिजनेस भी भाई आपका डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका उसमें डिडक्टेबल होगा। फिर बीज, बीज मतलब शहद, ठीक है, आप बीज का फार्मिंग करते हो। सर बीज का फार्मिंग कैसे होता है? भाई आप नकली मधुमक्खी के छत्ते बनाते हो, वो छत्ते नकली होते हैं, वो आर्टिफिशियली आप डेवलप करते हो, ठीक है, मधुमक्खी उसमें आती है, अपना घर बनाती है, और फिर आप मधुमक्खी को भगा के वैक्स निचोड़ लेते हो और शहद निचोड़ लेते हो, ये आपका बिजनेस है। तो अगर आपने बी फार्मिंग करी हुई है, बोलते हैं बी फार्मिंग, अगर आपने बी फार्मिंग करी हुई है और वहां हनी या वैक्स की आपने फार्मिंग करी हुई है, तो फिर भाई ये बिजनेस में भी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ कर देंगे रिडक्शन की तरह, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया है इस वाले बिजनेस के लिए। स्लरी पाइपलाइन, स्लरी पाइपलाइन होती है भाई ऐसी पाइपलाइन होती है, देखो ये जो पाइपलाइन है ना, ये तो नॉर्मल गोल पाइपलाइन है, इसमें से तो भाई लिक्विड जो है वो फ्लो कर जाता है, ठीक है। स्लरी पाइपलाइन क्या होती है? स्लरी पाइपलाइन होती है जो नॉर्मल गोल नहीं होती, भाई ये ना ऐसे 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 इसमें करके ना प्लेटें प्लेटें होती हैं, और ये जो पाइपलाइन होती है ना, ये ऐसे खच 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 करके चलती है, ताकि इसमें जो आयरन हो रहा है, सॉलिड चीज है कि सॉलिड चीज फ्लो तो हो नहीं पाएगी अपने आप, आपने सॉलिड चीज किसी पाइप में डाल दी तो आगे तो अपने आप बढ़ नहीं पाएगी, तो इस पाइप में ना ऐसे बेल्ट लगी होती है, उस बेल्ट में खच 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 होता है, तो फिर वो जो आयरन हो रहा है वो आगे 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 चलता चला जाता है, इसे बोलते हैं स्लरी पाइपलाइन, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट वही है पाइपलाइन का, लेकिन ये पाइपलाइन थोड़ी सी एडवांस पाइपलाइन होती है, इसमें कोई आपका हार्ड मेटल भी है, हार्ड मेटल मतलब कोई सॉलिड मेटल भी है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकता है, दिस इज नोन एज द स्लरी पाइपलाइन। सो स्लरी पाइपलाइन का भी अगर आपका भाई आपने बिजनेस किया है, उसमें भी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया है, तो वो भी भाई हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिडक्शन की तरह दे देते हैं।
फिर आपका कोई सेमीकंडक्टर का बिजनेस है, सेमीकंडक्टर्स होते हैं भाई, चिप्स होती हैं, उन चिप्स को आप मैन्युफैक्चर करते हो, तो उन चिप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर आपने कोई सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाया है, उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, तो उसको भी हम डिडक्शन की तरह अलाउ कर देते हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर का आपने बिजनेस किया है, मतलब आप भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हो, आप डैम्स बनाते हो, आप कोई बड़े गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स बनाते हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, तो उनमें भी हम आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिडक्शन की तरह अलाउ कर देंगे। ठीक है, बेनिफिट है, गवर्नमेंट बस कुछ बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहती है, उनसे टैक्सेस थोड़े से इनिशियल लेवल पे कम रिकवर करना चाहती है, इस वजह से वो ये बेनिफिट भाई अपने लोगों को दे देती है। ठीक है, सो दीज आर नोन एज द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज। सो ये वो वाले बिजनेस हैं जो अगर आप करते हो और इनमें कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करते हो, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर भाई हम लोग अलाउ कर देंगे एज अ डिडक्शन, जबकि यूजुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर डिडक्शन की तरह अलाउ नहीं होता। यूजुअली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो फिक्स एसेट की तरह भाई हमारे बैलेंस शीट में ऐड हुआ रहता है और उसको डेप्रिशिएट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यूजुअल ट्रीटमेंट ये होता है, लेकिन ये वाला जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भाई हम डिडक्शन की तरह डिडक्शन ले लेंगे, इसका अलाउ कर देंगे एज अ डिडक्शन इस वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर को। ठीक है, सो दीज आर द बिजनेसेस जिसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आपको अलाउ हो जाएगा। कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनका डिडक्शन अलाउ नहीं होता, जैसे लैंड, गुडविल या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। भाई अगर आप लैंड परचेज करते हो तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता, क्योंकि लैंड जो होता है वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होता है। गवर्नमेंट कहती है लैंड का हम आपको भाई डिडक्शन करना परमिट नहीं करेंगे, क्योंकि डेप्रिशिएट तो होगा नहीं वो, तो आप आगे भी उसका डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर सकते थे, है ना। तो लैंड इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। गुडविल या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर आल्सो नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं शेयर्स, डिवेंचर्स, राइट्स, ऑप्शंस, ये सारे जो होते हैं इसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी भाई आप अलाउ नहीं कर सकते एज रिडक्शन, गुडविल भी नहीं कर सकते, लैंड भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? पेमेंट अबव ₹10,000 मस्ट नॉट बी इन कैश। एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया भाई इस वाले सेक्शन का, जो बेनिफिट लेंगे कि आप जो पेमेंट करो ना कैपिटल एक्सपेंडिचर को परचेज करने की, जैसे मान लो आपने 40,000 रुपए का कोई इक्विपमेंट परचेज किया, तो वो जो आप पेमेंट करोगे वो कैश में मत करना पेमेंट, वो पेमेंट बैंक अकाउंट से ही होनी चाहिए। कैश में आप किसी भी तरह की पेमेंट नहीं करोगे। तो अगर आप कैश में किसी भी तरह की पेमेंट नहीं करोगे, ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट भाई एस्पेक्ट है कि आपको जो पेमेंट करनी है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक से ही करना है। अगर आपने पेमेंट करी कैश से, हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो कैश फ्री इकोनॉमी या कैशलेस ट्रांजैक्शंस, ये तो भाई हमारी गवर्नमेंट का शुरू से ही एक बहुत बड़ा उद्देश्य रहा है, शुरू से ही एक नीति रही है कि हम कैश में कोई पेमेंट ना करें। छोटी मोटी पेमेंट ठीक है, आजकल तो आप देखोगे मूंगफली वाले के पास भी स्कैनर होता है, रिक्शे वाले के पास भी स्कैनर, आप 10 रुपए भी किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, आप स्कैनर आपके सामने रख दिया जाता है, लो जी लो स्कैनर में पैसे डाल दो। आप 20 रुपए भी किसी को दे रहे हो, स्कैनर में आप डलवा लेते हो पैसे, है ना। तो बहुत ईजी है कैशलेस ट्रांजैक्शन करना, तो इस वाले सेक्शन में भी कैशलेस होने को बोला गया। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जो आप बिजनेस खोल रहे हो ना, जैसे इन सब में से किसी का आप बिजनेस खोल रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो वो नया बिजनेस होना चाहिए, वो किसी पुराने बिजनेस को स्प्लिट करके या रिकंस्ट्रक्ट करके नहीं बनना चाहिए। देखो अब ये क्लॉज क्यों लाया गया, मैं इसके पीछे का ना आपको कहानी बताता हूं, इसके पीछे की आपको उद्देश्य बताता हूं। तो भाई जब ये सेक्शन लाया गया कि भाई हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिडक्शन लेंगे, तो जो लोग एग्जिस्टिंग इन बिजनेस में थे, कोल्ड चेन बिजनेस में जो एग्जिस्टिंग लोग थे, उनके तन बदन में ऐसे एकदम आग सी लग गई। क्यों आग सी क्यों लग गई? आग सी इसलिए लग गई, एकदम जल भुन गए। उन्होंने बोला कि भाई हम भी तो कोल्ड चेन का बिजनेस कर रहे हैं, हमने भी तो किसी जमाने में अपने एसेट्स खरीदे थे इतने महंगे महंगे, हमें ये रिडक्शन क्यों नहीं दिया तुमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बताना। अब भाई नहीं दिया तो नहीं दिया, ये रिडक्शन एक समय के बाद आया, पुराने लोगों को नहीं दिया तो नहीं दिया। तो पुराने लोगों ने कहा ठीक है भाई, हम अपने बिजनेस को कर रहे हैं बंद और हम बिजनेस नया कर रहे हैं शुरू, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने पुराने बिजनेस को, रिकंस्ट्रक्ट करके मतलब कुछ उसमें उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके, फॉर्मेशन चेंज करके हम ऐसा गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि हमारा भी नया बिजनेस है और हमें भी ये डिडक्शन दो। गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई नहीं, पुराने लोगों के लिए जो अभी इस वाले बिजनेस में ऑलरेडी हैं उनको डिडक्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ नए लोगों के लिए है ये डिडक्शन। सो द नो स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। जो नया बिजनेस खोलेंगे, ठीक है, जिस डेट को ये सेक्शन आया था, जो नया बिजनेस खोलेंगे उस डेट के बाद उन्हीं को ये वाला डिडक्शन मिलेगा। पुराने लोगों को जो ऑलरेडी इस वाले बिजनेस में है उनको डिडक्शन नहीं मिलेगा, भले वो अपने बिजनेस को तोड़ फोड़ के नया बिजनेस बना के भी ले आए तो भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है, नो स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस। और दूसरा कंडीशन ये, नो सेकंड हैंड मशीनरी। मशीनरी जो होनी चाहिए भाई वो सेकंड हैंड नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या? वो पुरानी मशीनरी नहीं होनी चाहिए, नई मशीनरी खरीदोगे तो ही ये वाला डिडक्शन मिलेगा, पुरानी मशीनरी के केस में ये वाला डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा।
तो ये कंडीशन लगा दी भाई, अगर आपको वाला डिडक्शन चाहिए तो ये कंडीशन फॉलो करनी जरूरी है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब आपको ये सेक्शन यहां से भी पढ़ना है भाई। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा और डिटेल में हमने ये वाला सेक्शन लिखा हुआ है, तो आपको इन नोट से भी वाला सेक्शन पढ़ना है। अच्छा सर, ये बताइए डिडक्शन जो मिलेगा वो किस अमाउंट का मिलेगा? देखो, क्वांटम ऑफ रिडक्शन इज 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर incurred during the previous year wholly and exclusively for the purpose of any of the specified business. Capital expenditure shall not include the following. ये वाली चीजें भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होंगी। बाकी कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसका 100% डिडक्शन की तरह अलाउ हो जाएगा, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का आइडियली होना क्या चाहिए? फिक्स एसेट में जाना चाहिए, डेप्रिशिएट होना चाहिए, है ना? नहीं, आपको पहले साल में पूरा का पूरा डिडक्शन की तरह, एक्सपेंस की तरह अलाउ कर देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह। बस लैंड नहीं होना चाहिए, गुडविल नहीं होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होने चाहिए। लैंड का हम 100% डिडक्शन नहीं देंगे, ठीक है? हम लोग गुडविल का नहीं देंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नहीं देंगे, इन तीनों का नहीं देंगे। रोहित शर्मा कह रहा है सर आजकल तो जो भिखारी होते हैं वो भी स्कैनर रखते हैं। रोहित शर्मा, कौन से भिखारी के पास तुमने स्कैनर देखा? जरा फोटो खींच के लाना, तुम नालायक। Any expenditure in respect of which payment has been made through not a banking system. तो अगर आपने कोई भी पेमेंट करी 10,000 से ऊपर कैश में, तो हम डिडक्शन नहीं दे पाएंगे भी आपको। तो ये दो रिस्ट्रिक्शन है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। चलो अब चलें अपने अगले सेक्शन पे। ठीक है, हमारा अगला सेक्शन है अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अगला सेक्शन है अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या होता है अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? आओ देखते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, हर बिजनेस में बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, कुछ ऐसे भाई ट्रांजैक्शंस होती हैं, कुछ ऐसे अमाउंट होते हैं जो अमाउंट आप भाई इनकर करते हो अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में या अपने बिजनेस को रजिस्टर कराने में। जैसे कंपनी अगर आप खोलते हो, ठीक है, आपने कंपनीज लॉ ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हो आप, तो जैसे आप कोई कंपनी खोलते हो तो उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको ड्राफ्ट करना पड़ता है, ये आपको ड्राफ्ट करने पड़ते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आपके बिजनेस या आपकी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो इनकर करने पड़ते हैं। ठीक है, और ये सारे जो एक्सपेंडिचर हैं ये आपके कंपनी को एस्टैब्लिश करने के एक्सपेंडिचर हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। ये आपके बिजनेस के, जब आप बिजनेस कर रहे थे उसके दौरान जो एक्सपेंडिचर इनकर होते हैं वो नहीं है, ये आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के एक्सपेंडिचर हैं। जब बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो उस समय ये वाले एक्सपेंडिचर इनकर होते हैं, इनको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब ये बेचारे जो एक्सपेंडिचर है ना तो ये फिक्स एसेट्स हैं। ठीक है, फिक्स एसेट्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपको कोई फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देंगे, इनसे कोई सेल्स नहीं करोगे आप, इनसे कोई प्रोडक्शन नहीं करोगे आप, फ्यूचर में कोई सेल्स नहीं देंगे आपको, तो ये भाई आपके कोई फिक्स एसेट्स नहीं है। ठीक है, ये वाले जो आपके एक्सपेंडिचर है। दूसरी बात ये कि ये जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर भाई आपके कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए यूज जरूर आए हैं, अभी आए हैं यूज। ठीक है, यूज एक्सपेंडिचर होते हैं, लीगल अग्रीमेंट्स ड्राफ्ट करने होते हैं जो आपके वेंडर्स के साथ होते हैं, लीगल अग्रीमेंट्स, एमओए ड्राफ्ट करना होता है, एओए ड्राफ्ट करना होता है। कंपनी अभी खुली भी नहीं है, उससे पहले ये खर्चे तो भाई फिक्स हैं जो करने पड़ेंगे कंपनी खोलने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है ये वाले जो खर्चे हैं ना तो ये फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट बना के तो आपको देंगे नहीं, कोई रेवेन्यू तो अर्न करके देंगे नहीं, तो ये ना तो आपके फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं और ना ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं कि जी ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये आपके रोजमर्रा में एक्सपेंडिचर है जो आपके काम आता है, जो आपके बिजनेस आप कर रहे हो उस बिजनेस के आपके काम आता है, ये भाई कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं है। दोनों ही नेचर के ये एक्सपेंडिचर नहीं है। अगर ये दोनों ही नेचर के एक्सपेंडिचर नहीं है तो क्या हमको टैक्स पेयर को इसका कोई डिडक्शन ही नहीं मिलेगा? क्योंकि फिक्स एसेट होता तो हम डेप्रिसिएशन ले लेते, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता तो ऐसे हम पूरा पूरा पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ कर देते, है ना? तो क्या एज अ टैक्स पेयर मुझे इन वाले खर्चों का जो मैंने करा, जो कहीं बीच में लटक रहे हैं, ना फिक्स एसेट है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या इनका डिडक्शन ही नहीं मिलेगा? गवर्नमेंट कहती है बिल्कुल मिलेगा डिडक्शन, अंडर सेक्शन 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अंदर डिडक्शन मिलेगा। उसका एक प्रॉपर भाई तरीका बताया हुआ है। तरीका क्या है? 1/5 ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, आप एक्सपेंडिचर को टोटल कर लो और उसका जो 1/5 होगा वो अगले कुछ सालों में धीरे धीरे करके आपको मिल जाएगा एज अ डिडक्शन, बट सब्जेक्ट टू सर्टन लिमिट्स। कुछ लिमिट्स हैं भाई, ठीक है, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लिमिट्स हैं, उन लिमिट्स के दायरों में बस इतना ही मिलेगा, इसके ओवर एंड अबव नहीं मिलेगा।
तो कुछ मॉनेटरी लिमिट्स हैं जिनके तहत आपको ये वाला खर्चा रिडक्शन की तरह मिलेगा, उसके ओवर एंड अबव ये खर्चा नहीं मिलेगा और धीरे धीरे करके हम इसे राइट ऑफ कर देंगे। इसे बोलते हैं एमोर्टाइजेशन, इसे डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, इसे बोलते हैं एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है। ठीक है, आओ देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं ये खर्चे कौन से वाले होते हैं, एमोर्टाइजेशन के जो खर्चे होते हैं ये कौन से वाले होते हैं भाई। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स क्या हैं? प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, आप रिपोर्ट्स बनाते हो, ठीक है, रिपोर्ट्स किस टाइप की भाई? रिपोर्ट्स बनती हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाते हो, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाते हो, आपका बिजनेस कितना फीजिबल है, ठीक है, कितना ये लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट अर्न करके देगा, इसका मार्केट क्या है, अगर ये बिजनेस शुरू हुआ तो इसका मार्केट साइज क्या है, क्या मार्केट में इतने कस्टमर हैं जो इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे और हमें प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुंचाएंगे, इसे बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना बिजनेस शुरू करने से पहले, मार्केट सर्वे करने के लिए, मार्केट रिसर्च करने के लिए, और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का पार्ट बनता है। कंडक्टिंग मार्केट सर्वे, एक्चुअली में मार्केट सर्वे करना, मार्केट में जाना और कस्टमर की प्रेफरेंस पूछना कि भाई कस्टमर आप क्या चाहते हो, आप किस तरह का प्रोडक्ट चाहते हो, वो कस्टमर से पूछना, दैट इज नोन एज मार्केट सर्वे। तो मार्केट सर्वे करने का जो एक्सपेंस होता है वो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है। फिर लीगल ड्राफ्टिंग चार्जेस, आप अग्रीमेंट्स ड्राफ्ट करते हो, बिजनेस को आप सेटअप कर रहे हो, उस सेटअप करने के लिए आप अग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हो, आप अपने वेंडर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, जितने भी भाई आपके कोई भी लोग हैं जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके बड़े बड़े जो आपका मेजर माल खरीदेंगे कस्टमर, उनके साथ अग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हो, जो आपको माल बेचेंगे, रॉ मटेरियल जिनसे आप खरीदोगे उनके साथ आपका अग्रीमेंट ड्राफ्ट होना चाहिए। रिस्क वाले क्लॉज, ताकि आपके ऊपर कोई लीगल लायबिलिटी नहीं आ जाए, उसके सारे क्लॉज आपके वहां पर लिखे हुए होंगे। तो वो सारे खर्चे आपके लीगल ड्राफ्टिंग चार्जेस के अंदर आएंगे। सो लीगल ड्राफ्टिंग चार्जेस फॉर अग्रीमेंट रिलेटिंग टू सेटअप ऑफ वर्क और फॉर एमओए एओए, ठीक है, एमओए एओए ड्राफ्ट करने का भी चार्ज आएगा। फिर आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन फीस होगी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को जाएगी, वो भी इस वाले खर्चे की कैटेगरी में आता है। फिर शेयर इश्यू एक्सपेंसेस या डिबेंचर इश्यू एक्सपेंसेस होंगे, किस टाइप के? अंडरराइटिंग कमीशन होगा, ब्रोकरेज होगा, ड्राफ्टिंग प्रिंटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, आपका बिजनेस का जो प्रोस्पेक्टस है उसका ड्राफ्टिंग होगा, प्रिंटिंग होगा, ये सब खर्चे भी आपके शेयर इशू के, डिबेंचर इशू के खर्चे होंगे जो आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। तो ये सारे खर्चे जो आपने इनकर किए, ठीक है, ये सारे के सारे खर्चे आप अमोर्टाइज करोगे सेक्शन 35D के अकॉर्डिंग। अब कैसे होगा अमोर्टाइजेशन? इट विल बी इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस कमेंस होने के बाद 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके आप इसे राइट ऑफ करोगे। लेकिन आप जितना अमाउंट राइट ऑफ करोगे ना, वो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर नॉन कॉर्पोरेट असेसी है तो, मतलब अगर नॉन कंपनी है तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका टोटल खर्चा। और अगर आपकी इंडियन कंपनी है तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर। ठीक है, तो अब देखो, अगर आप नॉन कंपनी हो, अगर आप कंपनी के अलावा कुछ हो, जैसे पार्टनरशिप फर्म हो, जैसे प्रोप्राइटर हो, तो ना उन केस में ना कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकालते नहीं हो। जनरली कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी के केस में ही निकलता है। तो इन्होंने जो लिमिट दी है ना, वो कंपनी के केस में दी है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब आप इस बिजनेस को कितना रुपया लगा के लॉन्च करने का सोच रहे हो, आपका खर्चा कितना होगा इस बिजनेस में, मतलब कैपिटल, रेवेन्यू सब मिला के, ठीक है, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की डेफिनेशन भी है, वो भी अभी हम पढ़ेंगे। सो अगर नॉन कंपनी है तो सिर्फ हम 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेंगे, अगर कंपनी है तो हम 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर के भाई मेथड से हम लोग जाएंगे, और इस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग अपना amortization क्लेम करेंगे ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन द लास्ट डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो जितने भी आपके फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट है लास्ट डे ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ऑन द लास्ट डे ऑफ कमेंसमेंट ईयर, जिस दिन आपने बिजनेस कमेंस किया उसके लास्ट दिन में जो भी भाई शेयर कैपिटल होगा, डिवेंचर होगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग होगी, उन सबका टोटल आपका कैपिटल एम्प्लॉयड की कैटेगरी में। दोनों से जो भी हायर होगा वो वाला अमाउंट आपका 5% ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट हम लोग लेंगे और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसको डिवाइड कर देंगे, और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जो डिवाइड करेंगे वो हम करके आएंगे। ठीक है सर, आपको एक चीज तो पता ही है और हम बार बार आपको वही बात बोलते हैं, लेकिन आप वो बात इग्नोर कर देते हो। आपको एक चीज तो पता ही है। क्या पता है मुझे ये तो बताओ, पता क्या है ये बताओ पहले, पता क्या है? तुम लोग बस ऐसे कहते रहते हो सर आपको तो पता है, आपको तो पता है, लेकिन ये तो बताते नहीं क्या पता है। अरे क्या पता है? चैट बॉक्स में बताओ लिख के, क्या पता है मुझे? कुछ पता नहीं चला। मनीष कह रहा है कुछ पता नहीं चला। हर्ष कंजानी कह रहा है 2 सम नालायक। हर्ष कंजानी कह रहा है 2 सम तो करवाने पड़ेंगे।
दो समनी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराओ तो समझ में आए, ऐसा बोलना है। कैसे बोलना है सबको? एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराओ तो समझ में आए, ऐसे बोलना है। जब तक आप एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कराओगे, थमको समझा नहीं आएगा। थमको क्या होता है? थमको एक नहीं दो, हर्ष कह रहा है। अच्छा, दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने, चलो। हाँ भाई हाँ, आपको पता ही है क्या बात है। बात यह है सर, जब तक आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कराओगे तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। आज स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। ओके। Jardine Limited is an existing Indian company which sets up a new industrial unit. उसने भाई एक नया इंडस्ट्रियल यूनिट खोला है। It incurs the following expenditure in connection with the new unit. न्यू यूनिट के रिस्पेक्ट में फॉलोइंग एक्सपेंडिचर जार्डाइन ने भाई इनकर किया है। नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करने का 4 लाख रुपए। मार्केट सर्वे 5 लाख। लीगल एंड अदर चार्जेस फॉर इश्यू ऑफ एडिशनल कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर न्यू यूनिट 2 लाख रुपए शेयर इश्यू के एक्सपेंसेस हैं। टोटल एक्सपेंडिचर जो उसने इनकर किया है वो है 11 लाख रुपए। अब जरा बता दो कि क्या ये तीनों हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ जाते हैं क्या? क्या उसकी डेफिनेशन में आ जाएंगे क्या? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की डेफिनेशन में आ जाएंगे क्या ये तीनों? क्या ये तीनों एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो ना तो कैपिटल हैं और ना ही रेवेन्यू हैं? क्या ये तीनों ऐसे एक्सपेंसेस हैं? जी हाँ सर, ये तीनों प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, ये तीनों प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, फिर आपको नीचे थोड़ा सा और डेटा दिया हुआ है। आपको इस कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है और आपको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दिया हुआ है। ये क्यों दिया हुआ है भाई? ये हमारी जो लिमिट है ना वो निकालने के लिए दिया हुआ है। 5% ऑफ 3 लाख और 4 लाख, विच एवर इज हायर। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप किया है मैंने, 1 मिनट रुको जरा। अच्छा, 1 मिनट रुको जरा। आई एम सेंडिंग यू ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड बैच देख रहे हैं उनका तो पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है ऑन द गूगल ड्राइव। जो स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं उनका रिवाइज्ड पीडीएफ मैं शेयर कर रहा हूं ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप देख लो भाई, वहां पर आपको रिवाइज्ड पीडीएफ मिलेगा। यस, अभी आ रहा है आपके पास। अभी कहां से आ गया? अभी आ गया नहीं, आ रहा है। आ गया। वेरी गुड, परफेक्ट। ठीक है, तो भाई हमको क्या दिया हुआ है? हमको प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है, दोनों चीजें दी हुई हैं। हमको क्या निकाल कर लाना है? व्हाट इज द डिडक्शन एडमिसिबल टू द कंपनी अंडर सेक्शन 35D। 35D के अंदर कंपनी को क्या डिडक्शन एडमिसिबल है, हमें वो निकाल के लानी है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। चलो, सबसे पहले तो मुझे बता दो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 30 लाख रुपीज और हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज 40 लाख रुपीज। 30 लाख रुपीज है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? कैपिटल एम्प्लॉयड है 40 लाख रुपीज। तो ये है हमारा दोनों का फिगर जो दिया हुआ है, 30 लाख और 40 लाख। ठीक है, अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना होना चाहिए? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होना चाहिए एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 5% ऑफ ए और बी, विच एवर इज हायर। तो भाई आपका एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है? एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है 11 लाख रुपीज। ठीक है, टोटल आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है? टोटल एक्चुअल एक्सपेंडिचर है 11 लाख रुपीज। और फिर हमें कंपेयर करना है 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और
कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी हायर होगा हमें उसे कंपेयर करना है। ठीक है सर, तो यहां पर तो आ गया भाई आपकी फिगर आ गई एक्चुअल एक्सपेंडिचर की 11 लाख रुपीज। ठीक है, फिर 5% ऑफ ए और बी विच एवर इज हायर, बताओ ए हायर है बी हायर है, ऑफ कोर्स बी इज हायर। ठीक है, बी हायर है तो 40 लाख का 5%, 40 लाख का 5% विच इज 2 लाख। तो भाई आपका एलिजिबल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है? एलिजिबल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं 2 लाख रुपीस। आपको 2 लाख रुपीस से ज्यादा के प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के डिडक्शन नहीं मिलेगा। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 2 लाख रुपीस का। ठीक है, अब 2 लाख रुपीस का डिडक्शन जो मिलेगा वो क्या पहले ही साल में मिल जाएगा जैसे बिजनेस शुरू होगा? क्या पहले साल में मिल जाएगा? 5 साल में टुकड़ों टुकड़ों में मिलेगा? सर 5 साल में टुकड़ों टुकड़ों में, 5 इयर्स में अमोर्टाइज होगा ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली 2 लाख रुपीस को डिवाइड कर दूंगा बाय 5। मैं 2 लाख रुपीस को डिवाइड कर दूंगा बाय 5, तो कितना आ गया? 40,000 रुपीज पर एनम। हर साल का कितना डिडक्शन आ गया भाई? 40,000 रुपीज पर एनम। 40,000 रुपीज का डिडक्शन आ गया हर साल का। 2 लाख रुपीज डिवाइड बाय 5, 40,000 rupees is the amount of deduction for every year till 5 years। 40,000 40,000 40,000 हमें डिडक्शन की तरह मिलेगा, 5 साल तक ये मिलता रहेगा। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आया? देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर लेते हैं हम, और उसका 5% विल बी द एलिजिबल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। यस, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कंपेयर करेंगे दोनों को, तो जो भी लोअर होगा। कंक्लूजन बता दो क्या होगा? हेंस the amount of deduction under section 35D for the current year is computed as rupees 40,000, rupees 40,000। कंक्लूजन लिखो जरा। कंक्लूजन लिख लिया भाई सबने? लो, गुड्डू कुमार ने तो यहां लिख के भेज दिया। अरे नालायक, यहां चैट बॉक्स में नहीं लिखना था, अपने रजिस्टर में अपनी बुक में जहां आंसर लिखना है वहां लिखना था, चैट बॉक्स में लिख के भेज दिया नालायक। चलो जी, ठीक है, अब देखते हैं एक बार लिस्ट कौन कौन से और तरह के एक्सपेंडिचर होंगे जो अलाउ होते हैं। ठीक है, जनरली जितने भी बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंडिचर हैं, जितने भी आपके बिजनेस को भाई यूजफुल होते हैं एक्सपेंडिचर, वो सारे के सारे अलाउ होते हैं। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक स्टोर्स, आपने कोई इंश्योरेंस ली है, उसका आप प्रीमियम पे कर रहे हो, अपने स्टॉक्स पे ली है या स्टोर्स पे ली है, किसी भी चीज पे ली है, वो सारा का सारा भाई इंश्योरेंस का खर्चा अलाउ होगा। जो प्रीमियम आप पे करते हो ना, उसका खर्चा अलाउ होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर लाइफ ऑफ कैटल, कैटल मतलब होता है लाइव स्टॉक, मतलब जैसे जिसका फार्म में होता है उसमें लाइव स्टॉक होती है, उसके लाइफ पे भी आप कभी इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें भी आप भाई इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, प्रीमियम आपका खर्चा होता है, बिजनेस का खर्चा। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, इंश्योरेंस उसका प्रीमियम पे करते हो, एक्सपेंडिचर है। बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को कोई बोनस दिया, कमीशन दिया, सैलरी के ही नेचर का होता है, डिडक्शन अलाउ होता है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है भाई। अगर आपने बोरोड कैपिटल पे, अगर आपने लोन लिया है, ठीक
ठीक है, और उस पर आप ब्याज पे कर रहे हो, और ऑब्वियसली बात है कि लोन जो है वो बिजनेस पर्पस में लगाया होगा, कोई फिक्स एसेट खरीदा होगा, कोई करंट एसेट करंट कैपिटल खरीदा होगा, ठीक है। तो आपने कोई लोन लिया है, बोरोड कैपिटल लिया है, और उस पर आप कोई ब्याज पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो भी खर्चे की तरह, डिडक्शन की तरह अलाउ होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपने लोन लेके कोई कैपिटल एसेट बनाया है उससे, या कैपिटल एसेट खरीदा है लोन लेके, तो जितना भी इंटरेस्ट आपका अक्वायरिंग और इंस्टॉलिंग एसेट में जाता है, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैपिटलाइज होगा ना, वो एसेट की वैल्यू के साथ कैपिटलाइज होगा ना। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरिंग मेड फॉर एक्वायरिंग एंड इंस्टॉलिंग एसेट? अगर आपने किसी एसेट को खरीदने के लिए लोन लिया, कि मैं लोन ले रहा हूं इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए जहां मैं अपनी फैक्ट्री बनाऊंगा, मैंने लोन लिया, एक बहुत बड़ी प्लांट मैं खरीद रहा हूं, मशीनरी खरीद रहा हूं, मैं फ्रांस से इंपोर्ट होकर आएगी, उसके लिए मैंने लोन लिया। तो अगर आपने लोन लिया किसी एसेट के लिए, तो उसका ट्रीटमेंट ऐसे होगा, ध्यान से देखना उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, ठीक है। प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस के कमेंस होने से पहले अगर आपने ये वाला लोन लिया है, और ये लोन क्यों लिया है, क्योंकि आप इससे कोई एसेट खरीदोगे, ठीक है, या फिर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बट बिफोर द एसेट इज पुट टू यूज, आपका एसेट जब पुट टू यूज आता है उससे पहले का ये इंटरेस्ट है, ठीक है, दोनों ऐड करे जाएंगे कॉस्ट ऑफ द एसेट में। आपका जो एसेट का कॉस्ट है ना, वो बढ़ जाएगा इंटरेस्ट के कॉस्ट से। ऐसा माना जाएगा कि भाई इंटरेस्ट का जो खर्चा है वो एसेट को बनाने में लगा है, जैसे एसेट को बनाने में, उसको खरीदने में जितने पैसे लगे ना, इंटरेस्ट भी उसको बनाने में लगा है। सो इंटरेस्ट इज टू बी एडेड टू एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट, जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट है उसमें भाई इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाएगा, उसमें इंटरेस्ट को हम ऐड कर देंगे। आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज, जब एसेट पुट टू यूज होगा उसके बाद, अगर मान लो आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज करने के बाद अगर हम भाई इंटरेस्ट का खर्चा करते हैं, इंटरेस्ट इज अलाउड अंडर सेक्शन 36(1)(3), मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ये अलाउ हो जाएगा। तो जब असेट चालू हो गया, जब असेट को आप यूज करने लगे, है ना, उसके बाद का जितना इंटरेस्ट होगा वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। और एसेट को जब आपने यूज नहीं किया, बिफोर यू यूज दैट एसेट, तब वो इंटरेस्ट पे हुआ है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह आपके कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड हो जाएगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, जरा बता दो क्या इन दोनों का डिस्कशन हमने पहले किसी चैप्टर में किया है? अगर हाँ तो चैप्टर का नाम बता दो, किस चैप्टर में हमने ये दोनों चीजों का डिस्कशन किया था? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, हमने किस चैप्टर में इन दोनों चीजों का डिस्कशन किया था? जरा चैट बॉक्स में बता दो। यस, वेरी गुड आंसर रेखा, रोहित शर्मा, बिल्कुल भाई बिल्कुल। सैलरी चैप्टर में हमने इस वाले भाई चीजों का वर्णन करा था, देखा था कि भाई हमारा जो प्रोविडेंट फंड होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या सुपर एनुएशन फंड, अगर आप इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन करते हो तो वो अलाउड होता है एज अ डिडक्शन, ठीक है। अब जरा सोच के मुझे बता देना, यहां जिस कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, क्या वो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ है, या एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ है, या दोनों की बात हो रही है? चैट बॉक्स में बता दो, क्या ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, या ये एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन है, या दोनों की बात हो रही है? दोनों डिडक्शन की तरह अलाउ हो जाएंगे हमारे बिजनेस में, बता दो जरा चैट बॉक्स में। अनिकेत कह रहा है एम्प्लॉयर, ओके, रेखा कह रही है एम्प्लॉयर, रोहित कह रहा है एम्प्लॉयर, ओके, प्राची कह रही है एम्प्लॉयर, वेरी गुड। एनी अदर आंसर? कौन कौन लाइव है भाई आज? अंकित मोंडल, तुम्हारा क्या आंसर है? साहिल कुमार चुप बैठे हैं, गुड्डू कुमार चुप बैठे हैं, आंसर नहीं दे रहे। मनीष आंसर बताओ। एम्प्लॉयर, तो यस आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहां हम जिस कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई एम्प्लॉयर ही वो है जो इस वाले खर्चे को अपना खर्चे की तरह पीएनएल अकाउंट में क्लेम करेगा। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन तो भाई एम्प्लॉय ने कर दिया, एम्प्लॉय को पीएनएल अकाउंट तो बना नहीं अपना, एम्प्लॉय ने तो सैलरी पे टैक्स पे कर दिया, एम्प्लॉय तो परे हो गया। तो एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन की बात नहीं हो रही, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, क्योंकि एम्प्लॉयर इस कंट्रीब्यूशन को अपने बिजनेस में एज एन एक्सपेंस क्लेम करेगा कि भाई ये मेरा खर्चा है, ये मेरा बिल्कुल जैसे सैलरी का खर्चा होता है ना वैसे खर्चा है, मैं एम्प्लॉय के बिहाफ पे कुछ पैसा कहीं और डिपॉजिट करा रहा हूं, तो बिल्कुल ये सैलरी जैसा मेरा खर्चा है। सो दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, दिस इज द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ठीक है। फिर यह है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम, ये भी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, ग्रेचुइटी फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है।
एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर स्कीम। अब भाई कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय भी भाई किसी स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है, हम उस एम्प्लॉय से उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो रिकवर कर लेते हैं उस एम्प्लॉय से, और हम एम्प्लॉय के बिहाफ पे इसे किसी स्कीम में डाल देते हैं। यहां पर हम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता इस वाली स्कीम में, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट कर रहा है इस वाली स्कीम में, तो हम एम्प्लॉय की सैलरी से रिकवर करेंगे एज एन एम्प्लॉयर और इसे अपने प्रोविडेंट फंड में कहीं भी डाल लेंगे। ठीक है, सो ये एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन भी इसमें इंक्लूड हो गया। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जो सिक्योरिटीज पे भाई हम ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हैं, जो शेयर्स हैं, जो डिबेंचर्स हैं, ये होती हैं सारी सिक्योरिटीज। ये सारी सिक्योरिटीज भाई हमारी ट्रांजैक्शन टैक्स इनकर करती हैं, इसको भी डिडक्शन की तरह अलाउ करते हैं। कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, अभी हम पढ़ेंगे कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है। अगेन किसी कमोडिटी के सेल परचेज पे जो हम ट्रांजैक्शन टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, ये उसकी बात करता है, वो भी अलाउड होता है एज अ डिडक्शन। तो ये सारे अलाउड होते हैं सर डिडक्शन, लेकिन ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। एग्जॉस्टिव लिस्ट मतलब ये यही खर्चे डिडक्ट होंगे, ना ना ना, सारे खर्चे डिडक्ट होंगे जो बिजनेस पर्पस में यूज आएंगे। ठीक है, एक हम आगे सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 37(1). 37(1) ये कहेगा कि भाई जितने भी जनरल एक्सपेंसेस हैं, ये देखो 37(1), ये एक्सपेंस ये कहेगा ऊपर जो मेंशन नहीं भी हैं लेकिन बिजनेस के लिए हो रहे हैं, हम उन्हें अलाउ करेंगे एज अ डिडक्शन, हम उन्हें अलाउ करेंगे एज अ डिडक्शन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है भाई, हाँ बैड डेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताना जरा चैट बॉक्स में बताना, व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेट, व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेट, बैड डेट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेट। अकाउंट्स में पढ़ा होगा आपने, है ना, अकाउंट्स, अभी मत कहना सर हमने तो अकाउंट्स अभी स्टार्ट ही नहीं करी। व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेट, और अकाउंट सिर्फ सीएम इंटर का अकाउंट्स नहीं, 12th का अकाउंट्स, 11th का अकाउंट्स, उसमें भी पढ़ा होगा। बैड डेट क्या होता है, जो पैसा डूब गया रोहित के, जो हमारे डेटर्स ने पैसे नहीं करे, कस्टमर पैसे रिटर्न नहीं करता, वेरी गुड, जिसके मन पे खोट होता है डूब गया पैसा। गुड्डू कह रहा है जिसके मन में खोट होता है। ये कहां से पढ़ के आते हो तुम, ये मन में खोट और जो पैसा डूब गया, कहां से पढ़ के आते हो। हाँ अनिकेत का देखो जवाब बिल्कुल सही, अनरियलाइज्ड डेटर्स, अनरियलाइज्ड डेटर्स, अनिकेत का जवाब बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सो बैड डेट क्या होता है, बैड डेट होता है भाई जो हमारे डेटर्स हमारा पैसा वापस नहीं कर रहे, उन्हें हम बोलते हैं बैड डेट, मतलब ये पैसा अब हमारे पास वापस नहीं आएगा। ठीक है, अब जब ये पैसा हमको वापस नहीं आएगा तो भाई हम इसे एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज कर देंगे। ठीक है, जब सेल्स हुई थी, सेल्स करा था ना तुमने, तब तुमने अकाउंटिंग एंट्री करी थी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो जब तुमने ये एंट्री करी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो भाई इस एंट्री में तुमने इनकम रिकॉग्नाइज कर ली और मोहन को अपना डेटर बना लिया, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना, मोहन को अपना डेटर बना लिया और इनकम तुमने रिकॉग्नाइज कर ली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब जब तुमने ये चीज करी तो भाई इस इनकम में अब तुम्हें पैसा रियलाइज भी करना है, मोहन तुम्हें पैसा देगा भी। अब मोहन निकला बदमाश, मोहन की नियत में निकला खोट, जैसा कि तुमने चैट बॉक्स में लिखा। अच्छा भैया ने बताया है हमें, ठीक है, पैसा पानी में गया छपाक। हर्ष कह रहा है, ठीक है, तो डेटर भाई तुम्हें पैसा वापस नहीं कर रहा, डेटर तुम्हें पैसा नहीं दे रहा। ठीक है, तो अब डेटर जब तुम्हें पैसा नहीं दे रहा तो तुम अकाउंटिंग एंट्री करते हो, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मोहन, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मोहन। ठीक है, वही ये वाला खर्चा है, जो बैड डेट का खर्चा है वही तुम्हारा ये वाला खर्चा है। अब गवर्नमेंट एक चीज कहती है भाई, बैड डेट में ना कई बार क्या होता है, हम एक्चुअल बैड डेट इनकर करने से पहले हमें ऐसा लग रहा है कि ये बंदा हमें पैसा नहीं देगा, तो हम प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, हमें लग रहा है कि ये बंदा हमारे पैसे नहीं देगा, तो हम प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट कर लेते हैं। कई बार कई सिचुएशन में भाई ऐसा भी देखा गया, ऐसा होता है। ठीक है, अब बात सुनना ध्यान से, बात क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है ये जो तुम्हें लग रहा है ना कि ये बंदा तुम्हें पैसे नहीं देगा, जो तुम्हें लग रहा है, ऐसे तुम्हें फीलिंग सी आ रही है ना, ये मेरे लिए बेकार है, मैं तुम्हारे लगने के बेसिस पे तुम्हें बैड डेट का खर्चा अलाउ नहीं करूंगा। जब एक्चुअली हो जाएगा ना, जिस दिन उस बंदे ने तुम्हें कंफर्म कर दिया क्या कि हाँ भाई हाँ मैं तुम्हारे पैसे नहीं दे रहा, जो भी करना है कर लो, मैं तुम्हारे पैसे नहीं दे रहा, जिस दिन उसने कंफर्म कर दी ना ये बात, या वो बैड डेट हो गया या वो बैंकरप्ट हो गया, बैंकरप्ट मतलब दिवालिया हो गया, तब मैं आपको खर्चे की तरह डिडक्शन अलाउ करूंगा, उससे पहले मैं खर्चे की तरह आपको डिडक्शन अलाउ नहीं करूंगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत क्लियर है भाई कि जो बैड डेट का खर्चा है वो एक्चुअल बेसिस पे ही इनकर होगा, वो प्रोविजन बेसिस पे इनकर नहीं होगा। अगर आपने प्रोविजन बनाया बैड डेट का कि हाँ हमें लग रहा है कि ये
बंदा हमें पैसे नहीं देगा। अगर आपने प्रोविजन बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, प्रोविजन बनाने का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओनली एक्चुअल बैड डेट इज अलाउड एज अ डिडक्शन। ठीक है, सो कहते हैं द डेट हैज बीन कंसिडर्ड एज इनकम फॉर एसएससी फॉर द प्रीवियस ईयर और द अर्लियर प्रीवियस ईयर। तो ऑब्वियसली बात है भाई, जो ये डेट बना, डेटर बना, वो आपकी इनकम, पिछले साल में आपने इनकम रिकॉग्नाइज करी थी, जैसे सेल्स। ठीक है, तो सेल्स इनकम रिकॉग्नाइज करी, तो ही इस साल जब डेटर बनेगा तो फिर भाई आप उसे क्लेम करोगे कि वो बैड डेट है। अच्छा, यहां से आई है तुम तेज आवाज, ओहो, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। इट मस्ट हैव बीन रिटन ऑफ इन द अकाउंट्स ऑफ द एसएससी। आपको एक्चुअल राइट ऑफ करना है, प्रोविजन बनाओगे तो रिडक्शन नहीं मिलेगा। सो प्रोविजन फॉर बैड डेट इज नॉट अलाउड एज रिडक्शन, प्रोविजन ऑफ बैड डेट अलाउ नहीं होगा डिडक्शन में, एक्सेप्ट फॉर सर्टन केसेस। बता देता हूं कौन से केसेस आएंगे। बैंक एक लौता ऐसा भाई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर प्रोविजन फॉर बैड डेट का भी अलाउंस मिल जाता है, रिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट। तो प्रोविजन का क्या करेंगे सर? हम प्रोविजन को हम अपना जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे ना, उसमें माइनस नहीं करेंगे, और अगर माइनस हुआ है तो ऐड बैक कर देंगे। खर्चा नहीं मानेंगे प्रोविजन को, ऐसा करेंगे प्रोविजन खर्चा ही। हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले भैया मानते हैं खर्चा इसको, है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले भैया ने हमें हमेशा सिखाया है कि हाँ हम भाई अकाउंट्स में माइनस करके दिखाएंगे इसको, पीएनएल अकाउंट में हम उसे डेबिट करेंगे, हम उसे माइनस करके दिखाएंगे। वो बात बिल्कुल सही, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग सही है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि जो प्रोविजन का अमाउंट है इसको हम खर्चे की तरह लेस नहीं करके दिखाएंगे, इसको एक्सपेंस की तरह माइनस नहीं करेंगे। प्रोविजन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस, प्रोविजन एक्सपेंस की तरह कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, सो प्रोविजन तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आता है, अकाउंटिंग में पीएनएल में आता है। बिल्कुल सही बात कही निकेत ने, प्रोविजन बैलेंस शीट में आता है, ठीक है, लायबिलिटी साइड पे, और जो पीएनएल अकाउंट है उसमें पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, लॉस की तरह आता है, खर्चे की तरह आता है ना। तो वहां जो खर्चा दिखा है ना, वो हम इनकम टैक्स में माइनस नहीं करेंगे, और अगर माइनस हुआ है प्रॉफिट में तो ऐड बैक कर देंगे, यही बात है। बिल्कुल ठीक है। फिर है बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, बिजनेस कैरी ऑन होना चाहिए, तभी ये बैड डेट भाई आपका डिडक्शन की तरह अलाउ होगा। बैड डेट ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस इज नॉट अलाउड एज रिडक्शन इवन दो द एसएससी हैज एनी अदर बिजनेस कंटिन्यूड। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका बिजनेस खत्म हो गया, ठीक है, आपके दो बिजनेस है, बिजनेस वन है बिजनेस टू, बिजनेस वन का बैड डेट आप बिजनेस टू में क्लेम कर रहे हो क्योंकि बिजनेस वन तो खत्म हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो बिजनेस वन अगर खत्म हो गया तो बैड डेट का क्लेम भी फिर आपको नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि ऑब्वियसली कोई इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो खर्चा माइनस कहां से करोगे। ठीक है, दैट इज द रीजन। फिर ऐसा लग रहा है कि एफए के कॉन्सेप्ट का उल्टा कर दो बस। हाँ, तो ऐसा तो है ही भाई, कई कई जगह ऐसा ही है कि भाई जो एफए में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको आपको यहां पर उल्टी करनी पड़ेगी। ये वाली उल्टी नहीं, नालायक, कैसी गंदी गंदी आवाजें निकाल रहे हो, और फिर स्पीकर पे तुम लोग सुन रहे होंगे वीडियो सारी। उफ, नालायक। उल्टा मतलब कॉन्सेप्ट उल्टा कर दो, रिवर्स कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, नालायक। चलो, बैड डेट अराइजिंग ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर फॉर सेल ऑफ एन एसेट इज नॉट अलाउड एज अ रिडक्शन। तो बैड डेट जहां पर भाई एसेट के सेल से बैड डेट आ रहा है, मतलब ठीक है, गुड्स का आपने गुड्स को सेल नहीं किया था, आपने अपने एसेट को सेल किया, ठीक है, और जब आप एसेट को सेल करते हो तो एसेट को सेल करने के बाद आपने भाई क्या किया, आपने पैसे लेने थे, एसेट को सेल करने के बाद उस बंदे ने आपको पैसे नहीं दिए, तो ये जो खर्चा होगा ये आपके भाई अलाउड एक्सपेंडिचर नहीं होगा, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका नहीं है। सर थोड़ा धीरे, रोहित कह रहा है घर में सब है। रोहित नालायक, तुम ईयरफोन लगा के क्यों नहीं सुनते हो क्लासेस? ये बताओ, क्यों बदनामी कर रहे हो मेरी इस जहान में, इस जग में, हैं? क्यों नहीं चाहते कि तुम मेरा थोड़ा अच्छा इंप्रेशन तुम्हारे पेरेंट्स पे पड़े? क्यों तुम ये हरकत करते हो कि तुम बिना ईयरफोन के क्लासेस देखते हो, वो भी फुल वॉल्यूम पे? नालायक। भावनाओं में कई बार कुछ भावनाएं निकल जाती हैं, मैं कंट्रोल नहीं कर, क्या करें, कंट्रोल नहीं हो पाता कुछ चीजों, भावनाओं में कुछ चीजें निकल जाती हैं, फिर भी ईयरफोन नहीं लगा। सर मैंने ईयरफोन लगाया है, देखो हर्ष कंजानी इतना डर गया है, कह रहे मैंने ईयरफोन लगाया है। नालायक। रोहित शर्मा, ईयरफोन लगाओ, ठीक है। सनी कुमार कह रहे मेरे पास ईयरफोन है ही नहीं, तो आवाज थोड़ी सी हल्की कर लो। ओके, चलो, रिकवरी ऑफ बैड डेट। सर अगर कल को ऐसा हुआ कि भाई आज तो हमने बैड डेट राइट ऑफ कर दिया, आज हमने कहा भाई ये बंदा हमें पैसे नहीं दे रहा, इसने मना कर दिया, मैं तुम्हारे पैसे नहीं दे सकता क्योंकि
भाई ये वाला जो मैं बैंकरप्ट हो गया हूं, मैं पैसे नहीं दे सकता, ठीक है। बट जब उसका बिजनेस बिका और जब एसेट्स वैसे बिके तो थोड़ा सा पोर्शन हमें वापस रिकवर हो गया। लिक्विडेशन होता है ना किसी भी कंपनी का, या कोई बैंकरप्ट होता है तो उसके एसेट्स को बेचा जाता है, कुड़की करी जाती है, बोलते हैं कुड़की, ऑक्शन, ठीक है, ऑक्शन करी जाती है। तो कुछ पैसा रिकवर हो गया, उस पैसे में से कुछ हमें भी मिल गया, ठीक है। तो हमें उससे 100 रुपए लेने थे, हमने राइट ऑफ कर दिया कि भाई इसके तो बैंकरप्ट हो गया, लेकिन 100 रुपए में से 20 रुपए रिकवर हो गए। क्यों? क्योंकि जब उसका असेट वसेट बिके, उनका भाई जब नीलामी हुई, तो हमारे को थोड़ा सा पोर्शन 20 रुपए हमें वापस मिल गए। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके बैड डेट रिकवर हो जाते हैं, तो जिस साल बैड डेट रिकवर होंगे उस साल वो इनकम की तरह टैक्स हो जाएगा पीजीबीपी इनकम में, ठीक है। वो इनकम की तरह रिकॉग्नाइज हो जाएगा पीजीबीपी इनकम में। अमाउंट सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड ऑन एनी सच डेट which is allowed as a bad debt in the previous year shall be deemed to be profit and gains of business and profession। आप इसे इनकम की तरह अलाउ कर दोगे। अब मैंने आपको बताया था ना, एक ऐसा प्रोविजन फॉर बैड डेट है जो प्रोविजन होते हुए भी भाई हम लोग उसको डिडक्शन की तरह ले लेते हैं। हालांकि है प्रोविजन, लेकिन हम उसे डिडक्शन की तरह ले लेते हैं। एक ऐसा बैड डेट है, एक ऐसा प्रोविजन फॉर बैड डेट है जो ऑल्दो प्रोविजन है, प्रोविजन नहीं लेते डिडक्शन की तरह, लेकिन इस वाले प्रोविजन को ले लेते हैं। वो कौन सा है? बैंकिंग सेक्टर में जो प्रोविजन बनाया जाता है। देखो बैंक वालों का मेन एसेट क्या होता है? बैंक वालों का मेन एसेट होता है जिन्होंने लोन दिए हुए होते हैं। जैसे मुझे होम लोन की जरूरत है, ठीक है। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास इतना पैसा कहां से आएगा कि मैं अपना घर पैसे इकट्ठे दे के ले लूं? नहीं आ सकता ना। तो मैंने लिया होम लोन किसी बैंक से, आईसीआईसी बैंक से, एचडीएफसी बैंक से। तो जो बैंक है, बैंक के लिए उसके एसेट क्या हुए? ये जो लोन उन्होंने मुझे दिया, ये एसेट हुए उस वाले बैंक के, ठीक है। अब जो असेट भाई दिया बैंक ने, वो असेट जो लोन दिया बैंक ने मुझे, वो लोन बैंक के लिए एसेट है। बैंक के लिए उसका एसेट क्या है? वो लोन, ठीक है। अब सब्सिक्वेंटली मैंने कह दिया ना ना ना, मैं तो ये ईएमआई नहीं पे कर सकता। बैंक ने मुझे ईएमआई बांध दी थी, मैं ईएमआई नहीं पे कर सकता। तुम्हारी इतनी सारी ईएमआई, और मेरी एक क्लास की कीमत होती है 250 रुपए 200 रुपए, इतनी क्लास की मेरी एक कीमत होती है। मैं कहां से तुम्हारी इतनी महंगी ईएमआई 50,000 रुपए 60,000 रुपए भरूंगा? मैं नहीं भर सकता। तो ऐसे कस्टमर्स जो ईएमआई पे करने में आनाकानी कर रहे हैं, जो ईएमआई पे करने में दिक्कत दे रहे हैं, उनको बोलते हैं भाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उन्हें बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और उन केस में बैंक को प्रोविजन बनाना पड़ता है बैड डेट का उन वाले कस्टमर्स के लिए। तो कौन से पर्सन होते हैं और कौन सा उनका प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अलाउ होता है? टू दैट एक्सटेंट अलाउड, पीबीडीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, किस एक्सटेंट तक अलाउ होता है, अब हम वो समझने जा रहे हैं। हर्ष खंजानी कह रहा है सर 250 नहीं है, हजारों में। अच्छा, नालायक का। चलो, शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। अगर आपका कोई शेड्यूल्ड बैंक है, नॉट बीइंग अ फॉरेन बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक, अगर आपको कोई शेड्यूल्ड बैंक है या नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक मतलब जो भाई गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज बैंक होते हैं उन्हें बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक, या नॉन शेड्यूल्ड बैंक भी आपका। और कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक मतलब जब कुछ लोग मिलकर अपना बैंक बनाते हैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के बेनिफिट के लिए, कोऑपरेटिव बैंक है। अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, इसको ये भी अलाउड नहीं है। और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटी और रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को छोड़ के अगर और कोई आपका कोऑपरेटिव बैंक है या शेड्यूल्ड या अनशेड्यूल्ड बैंक है आपका, तो आपका जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट है वो किस एक्सटेंट तक अलाउ होगा? 8.5% ऑफ द टोटल इनकम कंप्यूटेड बिफोर मेकिंग एन डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन एंड चैप्टर 6A। तो आपका जो पीजीबीपी की इनकम है उसका 8.5% आप प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बना सकते हो। इनकम टैक्स एक्ट कहता है हम अलाउ कर देंगे। एनपीए बोलता है बैंक वाला, बिल्कुल बैंक के केस में ये होता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक के केस में होता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के केस में अगर मान लो श्योरिटी नहीं भी है कि ये बैड डेट होगा, और आपने तुक्का मारा कि भाई ये इतने तो बैड डेट होंगे ही होंगे मेरे, ठीक है, और आपने प्रोविजन बना दिया, तो वो अलाउ होगा टू द एक्सटेंट ऑफ 8.5% ऑफ द टोटल इनकम। टोटल इनकम का 8.5% आपका अलाउ होगा एज अ डिडक्शन। फिर एडिशनल डिडक्शन फॉर पर्सन कवर्ड अंडर ए में जो पर्सन कवर्ड है उनको थोड़ी सी एडिशनल डिडक्शन भी मिलती है। 10% ऑफ एग्रीगेट एवरेज एडवांसेस मेड बाय रूरल ब्रांचेस ऑफ सच बैंक। तो अगर आपका जो ब्रांच है बैंक का वो रूरल एरिया में है, मतलब वो गांव में है, वो भी अर्बन एरिया में नहीं है, सिटी में नहीं है, ठीक है, तो आपको 10% का एडिशनल प्रोविजन बनाने की अनुमति दे दी जाती है। और इनकम टैक्स में वो अमाउंट आपका कम भी कर दिया जाता है। 10% का आप एडिशनल डिडक्शन ले लो, एडिशनल प्रोविजन फॉर बैड डेट बना लो। फर्दर एट इट्स ऑप्शन, further reduction shall also be allowed for an amount not exceeding the income derived from redemption of securities in accordance with scheme framed by central government, provided that such income has been disclosed in return of income under the head PGBP। तो भाई
जब भी कोई बैंक अपनी सिक्योरिटीज रिडीम करता है, जब भी कोई बैंक अपनी सिक्योरिटीज रिडीम करता है, सिक्योरिटीज रिडीम करने का क्या मतलब है? बैंक का ऑप्शन है ये, फर्दर डिडक्शन शैल आल्सो बी अलाउड फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम रिडेम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज। जब बैंक अपनी कोई सिक्योरिटीज बेचता है, जब कोई सिक्योरिटीज रिडीम करता है, ठीक है, तो उस केस में भी कई बार जो लोग इन सिक्योरिटीज को खरीदते हैं वो बैंक को पैसा वापस नहीं करते। जैसे बैंक ने डिवेंचर्स फ्लोट करे और भाई डिवेंचर्स का वापस बैंक को पैसे चाहिए, अब बैंक वापस पैसे मांग रहा है, तो भाई लोग उसका पैसा वापस नहीं करते। सो रिडेम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज, अगर मान लो उस केस में कोई बैड डेट अराइज होता है, मतलब बैंक ने डिवेंचर इश्यू करे, लोगों ने डिवेंचर सब्सक्राइब करे, अब लोग वापस बैंक को डिवेंचर नहीं दे रहे, उस केस में कहा गया है आप एडिशनल प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बना सकते हो। ये वाले केस में बैंक को परमिशन दी हुई, अगर आपको प्रोविजन लग रहा है कि प्रोविजन होना चाहिए, तो भाई आप डाउटफुल डेट्स बना सकते हो। अनिकेत मॉडल कह रहा है 10%। देखो अगर 10% का, हाँ 8.5% प्लस 10%, बिल्कुल 8.5% प्लस 10%, इतने का भाई डिडक्शन ले सकते हो प्रोविजन बैड एंड डाउटफुल, दोनों को प्लस करके, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर आप फॉरेन बैंक हो, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक हो, तो 5% ऑफ टोटल इनकम। 8.5% अगर आप प्रॉपर बैंक हो, और 5% अगर आप फॉरेन बैंक हो या स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एनबीएफसी हो, ये एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, तो भाई आपका 5% ऑफ टोटल इनकम विल बी योर provision for bad debt, doubtful debt. Rural branch means a branch of a scheduled bank or a non-scheduled bank situated in a place which has a population of not more than 10,000 according to the latest census. तो रूरल ब्रांच वो होती है जहां पर 10,000 से ज्यादा लोग नहीं होते, उसको बोलते हैं रूरल ब्रांच। ठीक है जी हाँ, ओनली फॉर रूरल एरिया, जो ब्रांच रूरल एरिया में है उन्हीं को ये एडिशनल 10% का डिडक्शन मिलेगा। फाइव परसेंट है फॉरेन बैंक को, अगर आपका इंडिया से बाहर का बैंक है, जैसे शंघाई बैंक है, शंघाई बैंक इंडिया का बैंक नहीं है, शंघाई का बैंक है। इस तरह अगर फॉरेन बैंक है जिसने इंडिया में अपनी ब्रांच बनाई हुई है, उसको सिर्फ 5% का रिडक्शन अलाउ होगा, 8.5% का नहीं होगा। और स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये बैंक्स नहीं होते, ये फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होते हैं, इनको 5% का अलाउड है रिडक्शन मिलना। बिल्कुल मनीष, डिवेंचर पब्लिक खरीदती है बाय मनी। अब जब डिवेंचर पब्लिक खरीदती है बाय मनी, तो डिवेंचर वापस वापस भी करना होता है, ठीक है। वो जब डिवेंचर वापस करेंगे तो वहां पर कुछ बैड डेट अलाउ हो सकता है। HSBC बैंक, वेरी गुड। अमेरिकन एक्सप्रेस, यस वेरी गुड। चलो नेक्स्ट खर्चा है भाई एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग अमंग एम्प्लॉइज। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज को फैमिली प्लानिंग करते हुए उनका कोई ट्रेनिंग कर रही है, जिससे फैमिली प्लानिंग प्रमोट हो रही है, ठीक है, जिससे हम अपने एम्प्लॉय को बता रहे हैं कि भाई बच्चे दो ही अच्छे, इस तरह का कोई स्लोगन है, या कोई हम नुक्कड़ नाटक करते हैं, कई बार नुक्कड़ नाटक होते हैं कंपनीज में, जहां पर बताया जाता है फैमिली प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बच्चों की पूरी क्रिकेट की टीम नहीं बनानी चाहिए, बच्चे कम रखने चाहिए। इस तरह का फैमिली प्रमोशन, फैमिली प्लानिंग का प्रमोशन अगर हम करते हैं और उस पर खर्चा इनकर करते हैं, तो वो भी हमारा अलाउ होगा एज अ डिडक्शन हम अलाउ करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह, ठीक है। और फाइनली गवर्नमेंट ने क्या कह दिया, इसके अलावा भी कोई भी और खर्चा जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो रियल है, नोशनल नहीं है, नोशनल मतलब नकली, फिक्टिशियस नहीं है, या इन लिeu ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट की जगह पर आपने कोई खर्चा किया, जैसे डिविडेंड जो है वो खर्चा नहीं है, डिविडेंड जब आप डिक्लेयर करते हो खर्चा नहीं है, वो आपका प्रॉफिट है जो आप डिस्ट्रीब्यूट करो अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो खर्चे की तरह अलाउ नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी और खर्चा जो बिजनेस में अलाउ होता है, जो बिजनेस में, नॉर्मल बिजनेस में आप अलाउ करते हो, बिजनेस पर्पस के लिए करते हो, होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस करते हो, वो सारे खर्चे अलाउ होंगे एज रिडक्शन। दे मस्ट हैव बीन इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर। पर्सनल एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, ठीक है, इलीगल नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो कोई भी खर्चा अलाउ हो जाएगा। ये तो बस हमने एग्जांपल दिए थे, जो ऊपर हमने एग्जांपल पढ़े, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये होता है भाई चैरिटी। जब भी आप कोई खर्चा चैरिटी के लिए करते हो, कि आपने डोनेशन दे दिया कहीं पर, ठीक है, किसी भाई ओल्ड एज होम में आपने 1 लाख रुपए भाई खर्चा दे दिया, ठीक है,
1,00,000 रुपए का जब आपने खर्चा दिया तो 1,00,000 रुपए का इससे बोलते हैं CSR एक्टिविटी, चैरिटी की एक्टिविटी होती है, तो ये खर्चे की तरह अलाउ नहीं, ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं, ये तो आपने अपनी मर्जी से दिया, आपके मन की बात है, आपने तो अपने हिसाब से दिया ना। और हाँ, कंपनीज एक्ट इसे फोर्स भी करती है, 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट या 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट एज द केस में भी, है ना। कंपनीज एक्ट भी इसको बोलती है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स एक्ट कहता है नहीं भाई नहीं, आपने कोई खर्चा चैरिटी में किया, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, आपका बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं है, इसलिए इसे हम अलाउ नहीं करेंगे। सो CSR एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, बिजनेस एक्सपेंडिचर भाई नहीं है आपका। एडवर्टाइजमेंट, सोवेनियर, पॉलिटिकल पार्टी ने कोई एडवर्टाइजमेंट निकाला, सोवेनियर का खर्चा किया, वो भी अलाउ होगा एज अ डिडक्शन। ठीक है सर। हाँ, 80G में रिडक्शन मिलता है जो आपने डोनेशन दिया होता है। वेरी गुड अनिकेत। ठीक है, चलो अब ये है भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? अब हम इसमें कुछ आपको ऐसे खर्चे आपको बताएंगे जो खर्चे अलाउड नहीं होते एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, वो बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरह ये वाले खर्चे अलाउ नहीं होते। दीज एक्सपेंडिचर आर नॉट अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये वाले खर्चे कौन से खर्चे हैं जो बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरह अलाउ नहीं होते, ये डिसअलाउ होते हैं, इनको हम अलाउ नहीं करते एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। ये कौन से खर्चे होते हैं अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि ऑल्दो सारे खर्चे जो बिजनेस से रिलेटेड हैं वो अलाउड होते हैं, ठीक है, कुछ डिसअलाउड एक्सपेंडिचर हैं तो इनको हम अलाउ नहीं करेंगे, इनको हम खर्चे की तरह माइनस नहीं करेंगे, हमने ये चीज पढ़ी। ठीक है सर, तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंडिचर, और लिख लो इसके आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो जरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लो जरा वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं ना उसमें से डिसअलाउड एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन जरूर जरूर आता है। चलो अब देखते हैं डिसअलाउड एक्सपेंडिचर कौन कौन से टाइप के होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिसअलाउड एक्सपेंडिचर? अमाउंट जो नहीं मिलेगा, दोज डेटर्स हु आर नो मोर रिकवरेबल। वेरी गुड दलप्रीत। आज बलवंत सिंह लाइव नहीं है क्या? नहीं जी नहीं, बलवंत सिंह आज लाइव नहीं है। ठीक है भाई, तो अब हम कहते हैं कि भाई हम कुछ एक्सपेंडिचर को अलाउ नहीं करेंगे, हम कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, हाँ वो बिजनेस के लिए हुए हैं, हाँ वो होली आपके बिजनेस के लिए हैं और आपके अलाउ होने चाहिए थे, हम नहीं करेंगे। हम कहते हैं भाई अजीब जबरदस्ती है भाई, जब तुम खुद ही कह रहे हो बिजनेस के ही खर्चे थे, जैसे सैलरी तुमने अपने एम्प्लॉयज को दी, या तुमने रॉ मटेरियल परचेज किया, या तुमने AMC भाई अपने ऑर्गेनाइजेशन की कराई और मेंटेनेंस कराई अपने इक्विपमेंट्स की, आपने ये सब खर्चे किए। तो जब तुम खुद ही कह रहे हो ये सब खर्चे बिजनेस के खर्चे हैं और ये सारे के सारे खर्चे जो बिजनेस के खर्चे हैं, इन सब खर्चों को भी अलाउ होना चाहिए, जब तुम खुद ही कह रहे हो, तो ऐसा क्या रीजन है कि इन खर्चों को तुम अलाउ नहीं कर रहे? ठीक है, तो कुछ ना कुछ रीजन होगा। रीजन सुनना क्या? बिजनेसमैन ने ये खर्चे करे कैश में, तुम दंड देंगे, दंड। भाई सेक्शन है मेरे पास जो कहता है कैश में कोई बिजनेस का एक्सपेंडिचर होगा तो उसे अलाउ नहीं करा जाएगा एज डिडक्शन। आप डिडक्शन की तरह उसको नहीं अलाउ करोगे, क्योंकि कैश में अगर आप कोई खर्चा करते हो हम उसे डिडक्शन की तरह नहीं अलाउ करेंगे। क्यों सर? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कैश लेस इकोनॉमी बनाना,
हमें कैश में डीलिंग नहीं करनी, क्योंकि कैश में अगर आप डीलिंग करते हो तो छुपा सकते हैं, जिसको आप पेमेंट दे रहे हो वो छुपा सकता है कैश की डीलिंग को, तो हम नहीं चाहते क्योंकि कैश की डीलिंग को छुपाए, इसलिए नो कैश डीलिंग एट ऑल, हम कैश डीलिंग को प्रमोट नहीं करेंगे। आप कोई भी खर्चा अगर कैश में करोगे आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, तो आप फिर रुक जाओगे ना। अगर कोई आदमी आपसे कैश मांग रहा होगा, जैसे मान लो पेंट करने वाला है, आपकी फैक्ट्री में पेंट किया, पेंट करने का खर्चा लगा 50,000 रुपए, वो कहे सर मुझे कैश दे दो, आप कहोगे नहीं मैं कैश नहीं दूंगा, मुझसे तू बैंक अकाउंट में ले, अपना बैंक अकाउंट का नंबर दे, मैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा ताकि गवर्नमेंट भी उसको देख पाए। ठीक है, सिमिलरली आपने जो खर्चा किया वो बिना टीडीएस काटे उस पर्सन को दे दिया, तब देखो गवर्नमेंट बड़ी शानी है, गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई जो भी इनकम अर्न कर रहा है, जो भी पर्सन अपनी इनकम अर्न कर रहा है, वो पर्सन इनकम अर्न करते हुए वो मुझे टैक्स देगा, वो पर्सन जो इनकम अर्न कर रहा है। अब जो पर्सन उस पर्सन को इनकम दे रहा है, मैं उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देता हूं कि ठीक है भाई तुमको उसका टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है। मैं देता हूं एक एग्जांपल, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है भाई, ठीक है, उसके लाखों एम्प्लॉयज हैं, उसके लाखों एम्प्लॉयज हैं पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में उसके लाखों एम्प्लॉयज हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंडर काम करते हैं, और सब एम्प्लॉयज को मिलती है सैलरी, सबको मिलती है सैलरी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि भाई मैं हर एक एम्प्लॉय के पीछे भागूं, हाँ भाई ए लाओ मुझे सैलरी पे टैक्स दो, बी लाओ मुझे सैलरी पे टैक्स दो, सी लाओ मुझे सैलरी पे टैक्स दो, डी लाओ मुझे सैलरी पे टैक्स दो, मैं एक एक के पीछे भागूं सैलरी पे टैक्स लेने के लिए। इससे बेहतर ये होगा कि मैं रिलायंस को बोल दूं कि भाई तुम सबकी सैलरी में से टैक्स काटो और तुम मुझको दे दो अपने एम्प्लॉयज को काउंट करके। इसे बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो जो पर्सन आपको इनकम दे रहा होता है उसको गवर्नमेंट कह देती है कि भाई तुम जब इनकम बांट रहे हो तो तुम टैक्स काटो लोगों का और हमको डिपॉजिट करा दो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट करा दो। अब अगर मान लो रिलायंस कहता है नहीं भाई नहीं, मैं क्यों करूं, आपका काम है, आप टैक्स कलेक्ट करो, मैं क्यों टैक्स कलेक्ट करूं, अरे तो आपका काम है ना, गवर्नमेंट का काम है ना, मैं क्यों करूं, मैं तो नहीं करता। तो गवर्नमेंट कह देगी ठीक है भाई, अगर तुम टैक्स नहीं डिडक्ट करोगे तो तुमको जो सैलरी एक्सपेंस में डिडक्शन मिलना चाहिए था वो हम डिडक्शन नहीं देंगे, मतलब खर्चे को हम आपको माइनस करने की परमिशन नहीं देंगे, मतलब आपका प्रॉफिट हो जाएगा ज्यादा और आपका टैक्स भी हो जाएगा ज्यादा हम आपको दंड देंगे अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है अभी टीडीएस काटना जरूरी है, टीडीएस आपको काटना चाहिए, और अगर आपने टीडीएस नहीं काटा अपने पेमेंट करते हुए तो फिर भाई ये एक बहुत बड़ा मिस कंप्लायंस हो जाएगा, और इस मिस कंप्लायंस के लिए जो आपने टीडीएस नहीं काटा, हम जो आप खर्चा क्लेम करने वाले थे सैलरी का, खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। डिसअलाउ का मतलब हम उसे माइनस करने की परमिशन नहीं देंगे प्रॉफिट में से। ठीक है, तो बिजनेसमैन का भाई क्या प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनता है, वो अपना रेवेन्यू दिखाता है, मतलब टर्नओवर दिखाता है, ठीक है, टर्नओवर ये रहा, फिर सारे खर्चे माइनस कर देता है। तो हम कहेंगे वो खर्चे जिस पे आपने टीडीएस नहीं काटा और गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, हम वो खर्चे माइनस करने की आपको परमिशन नहीं देंगे, मतलब आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो अपनी टर्नओवर की अमाउंट पे करना पड़ेगा, विच विल बी अ हायर टैक्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप टीडीएस नहीं काटोगे तो भी हम आपको खर्चा डिसअलाउ कर देंगे। तो आओ सबसे पहले सेक्शन स्टार्ट करते हैं टीडीएस का, जब आपने खर्चा भाई करा लेकिन उसका आपने टीडीएस नहीं काटा। तो दो सेक्शन है, 40AI और दूसरा सेक्शन है 40AIA, 40AI और दूसरा सेक्शन है 40AIA। ठीक है, ये दोनों भाई भाई सेक्शन है। ठीक है, अब जो पहले वाला है 40AI वो है आपका फॉरेन पेमेंट्स के लिए, आपने इंडिया से बाहर कोई पेमेंट करी जिस पे आपने टीडीएस नहीं काटा, और जो 40IA है वो है अगर आपने इंडिया में कोई पेमेंट करी और उस पर टीडीएस नहीं काटा तो उसका डिसअलाउंस मिलेगा एक्सपेंडिचर का। ठीक है, अब सर ये याद कैसे हो 40AI और 40IA, तो सुनना 40AI पहला वाला सेक्शन है, अतिथि देवो भव, हम जो बाहर के पर्सन होते हैं वो हमारे अतिथि है ना, जो इंडिया में आए हैं, अतिथि देवो भव है ना, तो जो पर्सन हमारे इंडिया में आया है वो हमारा अतिथि है, उसके लिए जो सेक्शन हम बनाएंगे वो पहले बनाएंगे, अपने लोगों के लिए जो सेक्शन बनाएंगे वो बाद में बनाएंगे। 40AI बाहर वालों के लिए सेक्शन, 40IA इंडियंस के लिए सेक्शन। ऐसे याद करने का इजी तरीका है। सर मतलब टीडीएस भी दो फिर उस इनकम पे टैक्स भी, ना उस इनकम पे टैक्स नहीं देना ना। अरे भाई सुनो, अगर रिलायंस ने जैसे मान लो 100 रुपए सैलरी है मिस्टर ए की, ठीक है, और इसमें 20 रुपए का टैक्स बनता है, ठीक है, तो रिलायंस मिस्टर ए को 80 रुपए देगा, 100 नहीं देगा, 80 देगा, और फिर जो मिस्टर ए होगा वो गवर्नमेंट को बोल देगा सुनो गवर्नमेंट, अब मेरी तरफ आंख उठा के मत देखना, मैं ऑलरेडी अपना टैक्स कटवा चुका हूं, टैक्स सारा दे चुका हूं, 20 रुपए जो बनना चाहिए था, अब मेरे से कुछ मत मांगना।
तो गवर्नमेंट ने जब रिलायंस से ए की सैलरी पे टैक्स ऑलरेडी ले लिया तो ए से नहीं लेगा, ना ना ना, ए से डबल टैक्सेशन हो जाएगा भाई, ये तो दोबारा थोड़ी लेगा, दोबारा नहीं लेगा। एम्प्लॉय का सैलरी से रिडक्शन होता है हाँ, एम्प्लॉय की सैलरी से माइनस हो जाता है ये वाला अमाउंट, ठीक है। तो 100 रुपए की जगह 80 रुपए मिले एम्प्लॉय को। अब जो एम्प्लॉय है उसको टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है, एम्प्लॉय को अगर टैक्स एम्प्लॉय नहीं भरेगा तो काम चल जाएगा एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। सो टीडीएस जो है वो सिर्फ एक बार पे करा जाता है, दूसरी बार नहीं। अच्छा, अब मान लो आपने कोई भी इनकम जैसे इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस नॉन रेजिडेंट को पे करा, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, और पे करते हुए आपने टीडीएस नहीं काटा, तो जितने अमाउंट का जो आपने टीडीएस नहीं काटा वो पूरा पूरा अमाउंट जो है वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा। आपको भाई परमिशन नहीं मिलेगी उस अमाउंट का एक्सपेंस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लेम करने की, पूरा पूरा अमाउंट आपका डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। मैं तुम्हें देता हूं एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल सुनना क्या है देखो भाई, अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2006 से लेकर 31 मार्च 2007 सॉरी, 1 अप्रैल 2006 से लेकर 31 मार्च 2007, ये है भाई फाइनेंशियल ईयर 2026-27, ठीक है। अब सुनना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है इस पीरियड के दौरान आपने बाहर के कंट्री के लोगों को सपोज कुछ पेमेंट करी, उस पेमेंट में आपको टीडीएस काटना चाहिए था और गवर्नमेंट को जमा कराना चाहिए था। अगर आपने इन दोनों में से कोई भी एक काम नहीं करा, टीडीएस नहीं काटा या काटा तो सही लेकिन जमा नहीं कराया, तो इस पीरियड के दौरान हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे उस वाले अमाउंट का, उस अमाउंट को डिडक्शन नहीं देंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट से भाई टैक्स पेयर्स ने एक बात कही, सुनना क्या बात कही, बड़े पते की बात है, सुनना गवर्नमेंट से क्या कहा। गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा टीडीएस काटा कि नहीं। अच्छा, हर्ष पूछ रहा है गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा टीडीएस काटा या नहीं। भाई अगर हमने टीडीएस काटा होगा तो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से शो करेंगे और गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे, तो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा, और फिर वो जिसका टीडीएस कटा वो चीख चीख के गवर्नमेंट को बताएगा मेरा टीडीएस कट चुका, मैं तुम्हें टैक्स नहीं दूंगा, मेरा टीडीएस कट चुका, मैं तुम्हें टैक्स नहीं दूंगा। तो वो तो बता देगा ना, जो एम्प्लॉय है वो तो बता देगा ना गवर्नमेंट को मेरा टीडीएस कट चुका है। और फिर अगर गवर्नमेंट को पता लगा कि एम्प्लॉयर ने टीडीएस डिपॉजिट नहीं कराया है तो फिर गवर्नमेंट गाज गिरेगी एम्प्लॉयर पे चढ़ बैठेगी। तो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा टीडीएस काटा या नहीं काटा किसी भी पेमेंट में ठीक है। अब सुनना, इस पीरियड के दौरान हमें खर्चा जो हमने किया उसका टीडीएस काट के गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है, ठीक है। हमने कहा ठीक है भाई 31 मार्च तक हम टीडीएस काटेंगे और गवर्नमेंट को भाई पेमेंट कर देंगे। अब इस पूरे प्रोसेस में ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, वो ये होती है कि सर हम जो ये आखिरी के महीने में टीडीएस जो पेमेंट करते हैं और टीडीएस जो डिपॉजिट करते हैं जनरली वो थोड़ा सा लेट हो जाता है, जनरली उसमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है भाई, उसमें थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने ना थोड़ा सा एक्सटेंडेड पीरियड दे दिया टीडीएस डिडक्शन और डिपॉजिट करने का। गवर्नमेंट ने कहा ये जो पूरा ईयर है इसकी आप रिटर्न फाइल करोगे। हाँ जी हाँ, रिटर्न फाइल करेंगे, ईयर खत्म होने के बाद रिटर्न फाइल करते हैं ना। रिटर्न क्या होती है? समरी ऑफ इनकम। हम फाइल करते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। इंडिविजुअल के केस में लास्ट डेट होती है 31 जुलाई 2027 और कंपनी के केस में लास्ट डेट होती है 31 अक्टूबर या 31 नवंबर 2027 डिपेंडिंग अपॉन टीपी केस है या नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है सुनो भाई चिंता मत करो, इस साल का जो भी टीडीएस तुम्हें डिडक्ट करना था, डिपॉजिट करना था, अगर तुमने 31 मार्च तक नहीं भी किया लेकिन रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की तारीख से पहले पहले कर दिया तो भी मैं तुम्हें खर्चे का अलाउंस दे दूंगा, खर्चे का डिडक्शन ले लेना। तो भी बात समझना, जो टीडीएस डिडक्ट करके पे करना है ना गवर्नमेंट को, वो 31 मार्च तक नहीं, वो तो रिटर्न ऑफ इनकम फाइलिंग की ड्यू डेट तक आप ये काम कर सकते हो, तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा इस वाले ईयर में। तो एक्सटेंडेड टाइमलाइन दे दी गवर्नमेंट ने कंप्लायंस करने की, एक्सटेंडेड टाइमलाइन दे दी टीडीएस को डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराने की। सो जो हमारी टाइमलाइन है टीडीएस को डिडक्ट करके जमा कराने की, वो होती है भाई रिटर्न ऑफ इनकम तक। आप रिटर्न ऑफ इनकम तक हमारा टीडीएस डिडक्ट करके जमा करा सकते हो, ठीक है। अब सवाल ये होता है सर हमने रिटर्न ऑफ इनकम तक भी जमा नहीं कराया, हमने तो उसके बाद जमा कराया। तो अगर आपने इस ईयर का खर्चा पे टीडीएस रिटर्न ऑफ इनकम डेट के भी बाद जमा कराया गवर्नमेंट को, तो फिर वही हम कहेंगे कि जिस साल में इसको गवर्नमेंट को आपने जमा कराया उस साल में आपको रिडक्शन मिलेगी। तो अगर आपने 27-28 में कराया तो आपको 27-28 में इस खर्चे का रिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपने 28-29 में कराया तो 28-29 में इस खर्चे का रिडक्शन मिल जाएगा। तो जिस साल में आपने एक खर्चा डिपॉजिट कराया गवर्नमेंट को, आपको उस साल में इसका रिडक्शन भी मिल जाएगा। ऐसा हमारा प्रोविजन में लिखा।
ठीक है. सो इट सेज वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम टैक्स हैज बीन डिडक्टेड इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर or has been deducted during the previous year but paid after the due date of submission of the return of income, such sum shall be allowed as reduction in computing the income of the previous year in which such tax has been paid. तो जब भी आप पे करोगे ये वाला टैक्स तब हम डिडक्शन की तरह अलाउ करेंगे आपको खर्चा. सर रिटर्न ऑफ इनकम की डेट कौन फिक्स करता है? ये इनकम टैक्स एक्ट फिक्स करता है. एक चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे जहां ये चीज लिखी है कि अगर आप इंडिविजुअल हो जैसे आप हो तो आपको अपनी रिटर्न 31 जुलाई तक भरनी है. मतलब जब 31 मार्च खत्म हुआ उसके बाद आपको अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना और बनेगा. 4 महीने के अंदर आपको गवर्नमेंट को डिटेल देना है अपनी इनकम का. तो इनकम टैक्स एक्ट ही भाई वो करता है, अप्रूव करता है. और इनकम टैक्स एक्ट ही इस वाले प्रोविजन में भाई इनकम टैक्स एक्ट उसको वैलिडेट करता है. हम वो पढ़ेंगे. अनिकेत मॉडल कह रहे हैं 30 अप्रैल होता है सर. 30 अप्रैल तो टीडीएस डिपॉजिट कराने की, जो मार्च के महीने में आपने टीडीएस डिडक्ट किया उसको डिपॉजिट कराने की लास्ट डेट होती है 30 अप्रैल. ठीक है. उसके बियॉन्ड अगर डिपॉजिट कराओगे तो इंटरेस्ट लगेगा. इंटरेस्ट लगेगा अगर आपने 30 अप्रैल के बियॉन्ड भी टीडीएस डिपॉजिट कराया. ठीक है. और जो अलाउंस अगर आपको चाहिए, डिडक्शन चाहिए, तो रिटर्न ऑफ इनकम तक भी करा सकते हो, कोई बात नहीं. इंटरेस्ट पे कर तो गवर्नमेंट कहती है 30 अप्रैल तक बिना इंटरेस्ट के डिपॉजिट कराओ. 30 अप्रैल के बाद अगर रिटर्न ऑफ इनकम तक आप टीडीएस जमा कराते हो तो इंटरेस्ट लग के टीडीएस जमा करा दो, लेकिन डिडक्शन आपको मिल जाएगा. आपका एक्सपेंस रिड्यूस होने में आपका भाई अलाउ हो जाएगा. ठीक है. वरना पेनल्टी भरने के लिए रेडी रहो. बिल्कुल. सर पहले नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ पहले भी कर सकते हैं भाई. झंझट ही छोड़ो. आप 31 मार्च से पहले टीडीएस डिडक्ट करो, डिपॉजिट करा दो. झंझट छोड़ो. ये बाद का झंझट मत रखो. तो गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया हुआ है, लेकिन अगर आप भाई बात का झंझट ना रखो, मत रखो, कोई टेंशन की बात नहीं. ठीक है. सो ये है हमारा प्रोविजन. अच्छा अब बात करते हैं अपने लोगों की. भाई जो अपने लोग हैं 40A जो हम भाई रेजिडेंट हैं, जो फॉरेनर्स नहीं है, जो भाई रेजिडेंट है, हमारे इंडिया के रेजिडेंट हैं, उनको जब हम पेमेंट करते हैं और तब हम टीडीएस ना काटें तो गवर्नमेंट ने जो डिसअलाउंस किया हुआ है वो 30% का किया हुआ है. गवर्नमेंट को दंड देना है, उन्हें 30% का किया हुआ है. सर एक बात बताइए, ये तो बड़ा ही नाइंसाफी होगी. जब नॉन रेजिडेंट का हम टीडीएस बिना काटे पेमेंट करते हैं तो 100% खर्चा डिसअलाउ हो जाता है, और जब रेजिडेंट का हम टीडीएस ना काट के पेमेंट करते हैं तो सिर्फ 30% डिसअलाउ होता है. सर ये तो नाइंसाफी है. नाइंसाफी तो है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है. सुनना क्या कारण है इसके पीछे? बहुत बड़ा. देखो मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, किनका? अपने एम्प्लॉइज का. इनका टैक्स डिडक्ट होना चाहिए था. इनकी सैलरी 100 नहीं पहुंचनी चाहिए थी, 80 पहुंचनी चाहिए थी. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सबको सैलरी 100 बांट दी. तो अभी भी गवर्नमेंट के पास चांस है, अगर ये रेजिडेंट है ना, रेजिडेंट, गवर्नमेंट के पास चांस है, वो इसके पास जाएगी और कहेगी लाओ टैक्स दो, लाओ टैक्स दो, सबसे बोल देगी लाओ टैक्स दो. गवर्नमेंट के पास चांस है. तो जब रेजिडेंट के केस में नॉन कंप्लायंस होता है तो गवर्नमेंट जो पेनल्टी देती है, जो भाई पनिशमेंट देती है, वो देती है 30% डिसअलाउंस. तो जितनी भी सैलरी होगी, जैसे अगर एक बंदे की सैलरी 100 है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केस में डिसअलाउंस कितने अमाउंट का होगा? सिर्फ 30 रुपए का होगा. लेकिन अगर यही पेमेंट रिलायंस ने करी है किसी फॉरेनर को, नॉन रेजिडेंट को, जो इंडिया से बाहर है, तो भाई देखना बड़ी सीधी सी बात है, गवर्नमेंट इंडिया से बाहर टैक्स रिकवर करने के लिए नहीं जा सकती. इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा ज्यूरिडिक्शन पावर. ये पावर नहीं है इंडिया के पास. इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता अरे रिलायंस ने देखो मिस्टर जोसेफ को भाई इनकम दी थी और 100 रुपए पूरी दे दी, भाई टीडीएस नहीं काटा, चलो चलते हैं फ्लाइट बुक करा के और मिस्टर जोसेफ से टैक्स इंडिया का वापस लेके आते हैं. ये नहीं कह सकते. ना ना ना, ये नहीं कह सकते. वी कैन नॉट गो आउटसाइड इंडिया. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन नॉट गो आउटसाइड इंडिया टू रिकवर द टैक्सेस. That person has to be in India to pay the taxes. So government ने स्ट्रिक्ट रूल बनाया बहुत ज्यादा नॉन रेजिडेंट के केस में. अगर तुम नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करोगे विदाउट टीडीएस तो पूरा का पूरा 100 रुपए तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब खर्चा अलाउ नहीं होगा. और अगर सुनो रिलायंस तुमने पेमेंट करी अपने रेजिडेंट्स को, इंडियंस को, है ना, और 100 रुपए पे तुमने टीडीएस नहीं काटा, टैक्स नहीं काटा, तो जो डिसअलाउंस होगा वो होगा सिर्फ 30 रुपए का. 70 रुपए तुम्हें फिर भी अलाउंस की तरह मिल जाएंगे. ठीक है. सो ये है रीजन जिसकी वजह से हम क्या, वो तो रिलायंस से ही लेगी ना. हाँ बिल्कुल रोहित शर्मा, रिलायंस से ही लेगी, तभी तो रिलायंस का एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिया ना. रिलायंस को एक्सपेंस का रिडक्शन ही नहीं दिया क्योंकि रिलायंस से ही रिकवर होना चाहिए भाई ये पैसा.
तो रिलायंस को कह दिया कि हम तुम्हें एक्सपेंस का रिडक्शन नहीं देंगे जो तुमने एक्सपेंस किया, क्योंकि तुमने टीडीएस नहीं काटा था। टीडीएस काट के देना चाहिए था, जो भी इस नॉन रेजिडेंट का टीडीएस टैक्स बनता है काटो और फिर पेमेंट करते हैं नॉन रेजिडेंट को। ठीक है, सो ये है दो सेक्शन 40A 40A बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है भाई हमारे सिलेबस के, और इनका बहुत डिटेल में समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको पता ही है हम क्या करते हैं डिटेल में समझने के लिए, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें पूरा पूरा डिटेल समझ में आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। आओ स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, कॉन्सेप्ट के आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस एक क्वेश्चन में ना हम बहुत सारे प्रोविजंस को इकट्ठा देख लेंगे। ओके, डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इज गिवन हियर इन बिलो। तो भाई इंटरेस्ट के खर्चे का कुछ एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है। डिटरमाइन द ईयर ऑफ अलाउबिलिटी, किस ईयर में ये वाला खर्चा अलाउ होगा आपको ये बताना है। ठीक है, आपको अलाउबिलिटी वाला जो सेक्शन है यहीं पर लिखना है किस ईयर में ये वाला खर्चा अलाउ होगा। ठीक है सर, एक एक करके देखते हैं भाई। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के केस से ही आपको पता लगेगा कि कितना परसेंटेज अलाउ होगा, 100% या 30%। ठीक है, चलो। डेट ऑन विच टैक्स इज सपोज टू बी डिडक्टेड, टैक्स जो कटना चाहिए था वो 20 जुलाई 2022 को कटना चाहिए था। डेट ऑन विच टीडीएस, एक्चुअल डेट ऑफ टीडीएस, टैक्स कब कटा, टैक्स कटा 20 जुलाई को, जो कि ठीक है। कटना चाहिए था 20 जुलाई को, कटा 20 जुलाई को, जो कि बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिटिंग द टीडीएस, टीडीएस डिपॉजिट कराने की लास्ट डेट क्या थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टीडीएस डिपॉजिट कराने की लास्ट डेट क्या थी, 7 अगस्त 2022। और एक्चुअली में डिपॉजिट कब कराया, सेम डेट पे कराया, 7 अगस्त 2022। तो भाई हर महीने का जो टीडीएस होता है अगले महीने की 7 तारीख तक डिपॉजिट कराना होता है, तो बिल्कुल सही टाइम पे डिपॉजिट करा दिया। तो डिडक्ट भी सही टाइम पे किया, डिपॉजिट भी सही टाइम पे कराया। ठीक है, तो क्या पूरा पूरा एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा, बिल्कुल सर। 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर, 100% एक्सपेंडिचर allowed as a deduction in previous year 2022-23। तो पूरा पूरा जो एक्सपेंडिचर है वो अलाउ हो जाएगा एज अ डिडक्शन, डिडक्शन की तरह अलाउ हो जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट देखें भाई। डिडक्शन होना चाहिए था 20 जुलाई 2022 को, टीडीएस कब डिडक्ट हुआ, 20 जुलाई 2022 में टीडीएस डिडक्ट हुआ। टीडीएस डिपॉजिट करने की ड्यू डेट थी 7 अगस्त 2022, टीडीएस में डिपॉजिट करना था। और एक्चुअल डेट ऑफ डिपॉजिटिंग टीडीएस, टीडीएस एक्चुअली कब डिपॉजिट किया, एक महीना लेट। टीडीएस डिपॉजिट करते हुए हमने टाइम लगा दिया, एक महीना लेट डिपॉजिट कराया, लेकिन डिपॉजिट तो करंट ईयर में ही करा दिया ना। हमारा मकसद क्या है, टीडीएस डिपॉजिट करा दो करंट डेट में। हाँ, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एक महीने का, ब्याज पे करना पड़ेगा, लेकिन टीडीएस डिपॉजिट तो एक ही भाई इसी साल में करा दिया ना, बस सेम आंसर होगा। 100% एक्सपेंडिचर अलाउड एज रिडक्शन इन द प्रीवियस ईयर, हम सारा सारा डिडक्शन अलाउ कर देंगे एज अ डिडक्शन। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा पेमेंट हमने भाई इसी साल में टीडीएस डिडक्ट भी किया, डिपॉजिट भी करा दी। नेक्स्ट, टीडीएस डिडक्ट किया 20 जुलाई 2022 और टीडीएस डिपॉजिट कब किया, 7 अगस्त 2022 को टीडीएस डिपॉजिट करा देना चाहिए था गवर्नमेंट को, लेकिन लेट हो गए, थोड़ा सा लेट हो गए। लेट तो हुए लेकिन कराया तो इसी साल में ना, बस गवर्नमेंट खुश है। अगर तुमने इसी साल में करा दिया टीडीएस डिपॉजिट, गवर्नमेंट खुश है। 100% एक्सपेंडिचर अलाउड एज रिडक्शन इन द प्रीवियस ईयर 2023। करंट ईयर में ही करना है। हाँ रोहित शर्मा, बिल्कुल सही, करंट ईयर में ही करना है, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न फाइलिंग डेट तक करना है। अगले अगले वाले पॉइंट में आ रहे हैं, आओ अगले वाला पॉइंट देखते हैं। 20 जुलाई को टीडीएस डेट करना था, करा कब, 20 जुलाई को करा, वेरी गुड। पे कब करना था, 7 अगस्त को पे करना था,
लेकिन पेमेंट करने में डिले हो गई, गवर्नमेंट को पे लेट किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में टीडीएस गवर्नमेंट को लेट पे किया। गवर्नमेंट को कब पे किया? 30 जून 2023। देखना ये ईयर कब खत्म हो रहा है, ये ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2023, और पेमेंट कब हुई? पेमेंट हुई 30 जून 2023। नेक्स्ट ईयर है ना, इस केस में नेक्स्ट ईयर हो गया, 30 जून नेक्स्ट ईयर है। लेकिन 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 नेक्स्ट ईयर तो है, लेकिन क्या रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले पहले है? मैंने तुम्हें बताया इंडिविजुअल की रिटर्न फाइलिंग डेट क्या होती है, 31 जुलाई 2023। माना नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर में पेमेंट हो रही है, लेकिन क्या रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले पहले हो रही है? हाँ, अगर रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले पहले हो रही है, 100% एक्सपेंडिचर टू बी अलाउड इन द सेम ईयर। गवर्नमेंट कहती है टीडीएस डिपॉजिट कराने के लिए हम तुम्हें थोड़ा सा एडिशनल टाइम दे देंगे, थोड़ा सा कितना? रिटर्न फाइलिंग डेट तक। कोई बात नहीं, करा दो डिपॉजिट। अगर तब तक भी डिपॉजिट करा दोगे तो भी हम अपने ईयर में 100% रिडक्शन अलाउ कर देंगे। बताओ रोहित शर्मा, बात समझ में आई? तो भाई क्या कहा गया है? कहा गया है आपको टीडीएस जो डिडक्ट करना है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात है। तो सेक्शन में कहा गया आपको जो टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट कराना है, इसी साल में करा देना, और चलो थोड़ा सा एडिशनल समय भी दे देते हैं। अगर इस साल के एंड तक नहीं भी कराया तो जब तक रिटर्न फाइल होती है तब तक डिपॉजिट करा देना गवर्नमेंट को, तो हम अलाउ कर देंगे एज अ डिडक्शन। तो फाइनेंशियल ईयर है मेरा 22-23, इसकी रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट कब होती है? 31 जुलाई 2023 इंडिविजुअल के केस में। तो मैक्सिमम कितना समय तुम्हें डिपॉजिट करने के लिए मिलेगा? 31 जुलाई 2023। और इस लास्ट वाले केस में हमने 30 जून 2023 को गवर्नमेंट को हमने टीडीएस डिपॉजिट करा दिया। तो क्या अलाउ हो जाएगा ये वाला खर्चा? बिल्कुल अलाउ हो जाएगा वाला खर्चा एज अ डिडक्शन। दिस विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। ठीक है, सो गवर्नमेंट ने बोला भाई रिटर्न फाइलिंग डेट तक अगर आप टीडीएस डिपॉजिट करा दोगे हमको तो हम अलाउ कर देंगे एज अ डिडक्शन। चलो नेक्स्ट केस पे चलें। जी हाँ सर, चलते हैं नेक्स्ट केस पे। रेजिडेंट का केस है भाई। ठीक है, 20 जुलाई 2022 को भाई आपने टीडीएस डिडक्ट किया, 20,000 2022 को ही टीडीएस आपने डिडक्ट कर दिया, जो करना भी चाहिए था। 7 अगस्त को पेमेंट करना था, लेकिन आपने पेमेंट कब किया? 12 दिसंबर 2023 को। ओहो सर, ये हो गया प्रॉब्लम, क्यों हुआ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि सर आपने जो इस बार टीडीएस डिपॉजिट कराया गवर्नमेंट को, लेट हो गए, लेट। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आप हो गए देर। आपकी टीडीएस डिपॉजिट कराने की जो टाइम लिमिट थी वो थी 31 जुलाई 2023 या फिर अक्टूबर 2023 अगर आप कंपनी हो तो। यहां आपने कर दी देर, ठीक है। अगर आपने कर दी देर तो फिर भाई सीधी सी बात है, हम डिसअलाउ कर देंगे इस वाले खर्चे को। तो 70% खर्चा अलाउ होगा, ठीक है, इस साल में, और 30% खर्चा अलाउ होगा अगले साल में। तो 30% खर्चा इस साल में डिसअलाउ हो जाएगा। क्या होगा? 30% ऑफ एक्सपेंस will be disallowed in previous year 22-23। तो अगर मान लो 100 रुपए का खर्चा है तो हम माइनस करने की कितने की परमिशन देंगे? 70 रुपए की, 70 रुपए की परमिशन देंगे माइनस करने की, बाकी पूरा अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो 30% है ये अलाउ कब होगा? इस साल तो डिसअलाउ कर दिया, लेकिन अगले साल तो पेमेंट कर दी ना, तो अगले साल ये अलाउ हो जाएगा। ठीक है, 30% ऑफ एक्सपेंस शैल बी अलाउड, अलाउड मतलब माइनस करने की परमिशन दे देंगे, शैल बी अलाउड इन प्रीवियस ईयर 2023-24। इस साल डिसअलाउ कर दिया, अगले साल अलाउ कर देंगे। इस साल डिसअलाउ कर दिया, अगले साल अलाउ कर देंगे। 30% ऑफ एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड इन प्रीवियस ईयर 22-23। ठीक है, ये हमारा ये वाला केस। चलो अगले केस पे चलते हैं। अगला केस कहता है भाई रेजिडेंट है,
20 जुलाई को टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए, टीडीएस डिडक्ट तो टाइम पे कर लिया। डिपॉजिट करना चाहिए था 7 अगस्त 2022 को, लेकिन डिपॉजिट किया कब? 3 अप्रैल 2024 को। ओहो, अगले साल के भी अगले साल डिपॉजिट कब किया? अगले साल के भी अगले साल डिपॉजिट किया, अगले साल भी डिपॉजिट नहीं किया, उसके भी अगले साल डिपॉजिट किया। अगेन सर 30% का डिसलाउंस हो जाएगा, बिल्कुल 30% का डिसलाउंस हो जाएगा। सो क्या होगा? 30% ऑफ एक्सपेंस will be disallowed in previous year 2022-23. This 30% will be allowed in previous year 24-25। तो किस प्रीवियस ईयर में ये वाला खर्चा अलाउ होगा? ये प्रीवियस ईयर 24-25 में अलाउ होगा। अलाउ कब होगा? 2024-25 में। क्यों? क्योंकि पेमेंट कब हुई भाई? पेमेंट कब हुई? पेमेंट हुई 2024-25 में, तो अलाउ कब होगा? 24-25 में अलाउ होगा। 70% तो इसी साल में अलाउ हो जाएगा, जो 30% है जो डिसअलाउ हुआ था वो 30% 24-25 में अलाउ हो जाएगा। सर बैलेंस शीट में ये 30% डिसअलाउड प्रीपेड एक्सपेंस होता है? नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं होता। देखो, जब बैलेंस शीट बनाओगे, जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग भैया के अकॉर्डिंग पीएनएल अकाउंट बनाओगे, तो 100% एक्सपेंस आपके खर्चे में नजर आएगा। जब आप इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन बनाओगे, वहां पर आप मान लो 100 रुपए का खर्चा है, तो 100 रुपए को खर्चे को माइनस करने के बजाय सिर्फ 70 रुपए को खर्चे को माइनस करोगे। आप सिर्फ 70 रुपए के खर्चे को माइनस करोगे, बस इतनी सी बात है, इतना सा डिफरेंस होगा। जो पीएनएल अकाउंट बनेगा, जो बैलेंस शीट बनेगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, उसमें तो पूरा 100 रुपीज का खर्चा नजर आ रहा होगा। इनकम टैक्स में 30 रुपीज को एड बैक कर दोगे, कहोगे 30 रुपीज ये मेरा खर्चा नहीं है भाई, 30 रुपीज अगले सालों का खर्चा है, तो अगले सालों में हम उसे माइनस करते हैं। सर गवर्नमेंट का क्या फायदा जब अगले साल इससे इनकम ही ट्रीट करना है? गवर्नमेंट का ये फायदा कि जो लोग टीडीएस नहीं डिडक्ट करते, नहीं डिपॉजिट कराते गवर्नमेंट को, उनको अलाउ मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर भी नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट चाहती है आप टीडीएस डिपॉजिट कराओ गवर्नमेंट को, इसलिए वो ऐसा कहती है कि भाई आप टीडीएस जब डिपॉजिट कराओगे तब मैं खर्चे का अलाउंस दूंगा, वरना नहीं दूंगा। मत करो डिपॉजिट, आपको खर्चा अलाउ ही नहीं होगा, आपको प्रॉफिट कम ही नहीं होगा, आपको प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, टैक्स पे करते रहो ज्यादा। ये है गवर्नमेंट का फायदा। बट सर पेड बिफोर 31 जुलाई 2024, सो शुडंट बी अलाउड इन 23-24? नो रेखा विद्या, वेरी गुड क्वेश्चन। रेखा विद्या का क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, समझो, रेखा विद्या का क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है। बुआ जी को बुला लें, बोलो बुआ जी नमस्ते, बुआ जी को बुला लो भाई, बोलो बुआ जी नमस्ते, सब बच्चे बोलेंगे बुआ जी नमस्ते। विद्या का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनना। प्राची कह रही बुआ जी नमस्ते, नमस्ते बुआ जी। फिर आ गई घर में आ रोहित शर्मा नालायक, छोले खाओ सस्ते, पानी पियो ठंडा। चलो भाई सुनना आप जरा। सर हमारा जो खर्चा था वो इस वाले ईयर का था, ए ईयर का, हमने टीडीएस डिडक्ट कर लिया, लेकिन गवर्नमेंट को हमने डिपॉजिट नहीं कराया। अब जब गवर्नमेंट को हमने डिपॉजिट नहीं कराया, तो भाई हमारा इस वाले साल में हमें खर्चे का अलाउंस नहीं मिला। हम जो खर्चे का अलाउंस लेते, वो अगर हम डिपॉजिट करा देते रिटर्न फाइलिंग डेट तक भी, तो भी इस वाले ईयर में हम अलाउंस ले लेते, है ना? ये रूल कहता है। हमने क्या किया? हमने इस साल में डिपॉजिट नहीं कराया, रिटर्न फाइलिंग डेट तक भी डिपॉजिट नहीं कराया, उल्टा इस वाले पूरे ईयर में भी डिपॉजिट नहीं कराया। हमने डिपॉजिट कराया उससे अगले वाले साल में, मतलब यहां पर 3 अप्रैल 2024 को हमने डिपॉजिट कराया। तो विद्या कह रही है सर इस वाले ईयर के हिसाब से जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है वो तो यहां पड़ेगी, तो क्या इसी वाले ईयर में अलाउ नहीं कर दें? नहीं, इस वाले ईयर में अलाउ नहीं होगा, क्योंकि वो जो एक्सटेंडेड टाइमलाइन दी जाती है वो सिर्फ पहले ईयर के लिए दी जाती है जिस ईयर में आपने डिडक्शन किया।
अगर जिस ईयर में आपने डिडक्शन करा उस साल का डिपॉजिट कराना है तो एक्सटेंडेड टाइमलाइन दी जाएगी रिटर्न तक की, लेकिन आगे के सालों में कोई एक्सटेंडेड टाइमलाइन नहीं दी जाएगी। मतलब अगर आपने आगे के सालों में पे करा, जैसे कि आपने इस वाले साल में पे करा, इस वाले साल में पे करा, इस वाले साल में पे करा, तो रिटर्न फाइलिंग की कोई डेट नहीं दी जाएगी। जिस साल में पे करा उसी साल में अलाउ होगा एज अ डिडक्शन। जो एक्सटेंडेड टाइमलाइन जो बेनिफिट दिया जाता है वो भाई उन लोगों को दिया जाता है जो डिडक्शन के बाद अगले ही साल पे करते हैं उस टाइमलाइन के अंदर अंदर। टाइमलाइन एक्सटेंडेड सिर्फ फर्स्ट ईयर में एप्लीकेबल होती है। तालियां बजाओ क्वेश्चन के लिए। रेखा का बहुत अच्छा क्वेश्चन, रेखा विद्या डी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन पोस्ड बाय रेखा विद्या। ताली बजाओ। हाँ बुआ जी नमस्ते, तो बड़े जबरदस्त तरीके से सब लोग करते हैं। हाँ वेरी गुड। ठीक है बताओ लॉजिक समझ में आया? तो जो एक्सटेंडेड पीरियड होता है ना कि रिटर्न फाइलिंग तक आप डिपॉजिट करा दो तो आपका अलाउ हो जाएगा, वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल है, वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आपने जिस ईयर में पेमेंट करा ना, जैसे 24-25 में पेमेंट करा उसी में आपको डिडक्शन मिलता है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है भाई रेजिडेंट है, कब डिडक्शन किया? 17 जून 2022 को डिडक्शन किया। भाई टाइम से डिडक्शन कर दिया। पेमेंट करनी थी 7 जुलाई 2022 को पेमेंट करनी थी। नॉट डिपॉजिटेड, कभी डिपॉजिट नहीं किया, कभी डिपॉजिट नहीं किया, नालायक। रोहित शर्मा कह रहे हैं सर रेखा को रेखा से ही समझ में आया। रेखा बुआ नहीं, ये रेखा बुआ नहीं है, जिसने क्वेश्चन पूछा है वो रेखा बुआ नहीं है, ये रेखा बुआ है। नालायक, अब कल से सब रेखा विद्या को रेखा बुआ कहना मत शुरू कर देना, क्योंकि मुझे पता है ना तुम सब नालायक हो। चलो भाई अगला है भाई कभी डिपॉजिट करा ही नहीं, मतलब उसने डिपॉजिट करा ही नहीं। अगर डिपॉजिट करा ही नहीं तो 30% कभी अलाउ होगा ही नहीं एज एक्सपेंडिचर। भूल जाओ इस एक्सपेंडिचर को, ज्यादा प्रॉफिट पे टैक्स पे करो, कभी ये खर्चा माइनस करने की हम परमिशन नहीं देंगे, भूल जाओ इस खर्चे को अगर आपने डिपॉजिट नहीं करा। और इसी का अगला पार्ट है नॉट डिडक्टेड, टैक्स आपने डिडक्ट ही नहीं किया और डिडक्ट नहीं किया और डिपॉजिट नहीं करा, बस सेम, भूल जाओ खर्चे को। 30% विल बी डिसअलाउड, 30% विल बी डिसअलाउड इन प्रीवियस ईयर 2022-23। तो हमारा 30% डिसअलाउ हो जाएगा और परमानेंट डिसअलाउंस रहेगा भाई, परमानेंट डिसअलाउंस रहेगा। ओनली 70% विल बी अलाउड, ओनली 70% विल बी अलाउड। ठीक है सर आगे चलें। चलो नॉन रेजिडेंट। अब आ जाते हैं नॉन रेजिडेंट के केस में। भाई नॉन रेजिडेंट के केस में कोई 30% वाला कंसेप्ट नहीं होता, पूरा खर्चा हम माइनस करने का परमिशन नहीं देते, पूरा खर्चा हम माइनस नहीं करने देंगे तुम्हें प्रॉफिट से, बस ठीक है। 100% डिस्काउंट होगा इसमें होगा। तो चलो देख लेते हैं। 20 जुलाई को टीडीएस डिडक्ट करना था, 20 जुलाई को कर दिया, चलो भगवान का शुक्र है। 7 अगस्त को पेमेंट करनी थी, 7 अगस्त को डिपॉजिट भी कर दिया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अलाउ कर देंगे 100% एक्सपेंडिचर, 100% एक्सपेंडिचर allowed in previous year 2022-23। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई 20 जुलाई को टीडीएस डिडक्ट करना था, 20 जुलाई को टीडीएस हमने डिडक्ट कर दिया। पेमेंट करनी थी 7 अगस्त को, ओहो लेट करा, ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में लेट करा। पहले वाले सिचुएशन में हमारी ईयर के अंदर अंदर लेट करा, अगले वाले सिचुएशन में हमारी ईयर के बियॉन्ड लेट करा, लेकिन जो रिटर्न फाइलिंग की डेट थी उससे पहले पहले पे कर दिया। तो दोनों केस में 100% एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा भाई, ठीक है, कोई डिसअलाउंस की बात नहीं आती। ठीक है, कोई डिसअलाउंस की बात नहीं आती, 100% एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा इन प्रीवियस ईयर 22-23। ठीक है सर। चलो लास्ट केस देख लेते हैं। नॉन रेजिडेंट है भाई, टीडीएस डिडक्ट करना था 16 फरवरी 2023 को, डिडक्ट तो कर लिया टीडीएस 16 फरवरी को, 7 मार्च तक पेमेंट करनी थी, ओहो पेमेंट नहीं करी भाई। और बताना जो करी भी क्या रिटर्न फाइलिंग डेट के अंदर अंदर करी या रिटर्न फाइलिंग डेट के बाहर करी, जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ। क्या रिटर्न फाइलिंग डेट के अंदर अंदर करी या रिटर्न फाइलिंग डेट के बाहर करी ये जो पेमेंट करी? अगर रिटर्न फाइलिंग डेट के अंदर अंदर कर देता तो फिर भी अलाउ कर देते, लेकिन अब तो बाहर करी। तो कौन सा गाना यहां पर फिट हो रहा है? बिल्कुल परफेक्टली फिट होगा। कौन सा वाला गाना इस वाली सिचुएशन की तरह, इस वाली सिचुएशन में कौन सा गाना फिट होगा भाई? चैट बॉक्स में बता दो।
हर्ष कंजानी कहता है हम गाने नहीं सुनते। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। डेट ऑफ डिपॉजिट गलत है। लास्ट वन का डेट ऑफ डिपॉजिट वाला शायद गलत है, ऐसा अनिकेत बोल रहा है। क्यों बोल रहे हो भाई ऐसा? क्यों बोल रहे हो ऐसा? डेट ऑफ डिपॉजिट है 10 दिसंबर, है ना? देर हो गई, हमें डिपॉजिट कर देना चाहिए था बाय अक्टूबर 2023। रिटर्न फाइलिंग के डेट के अंदर अंदर हमें डिपॉजिट कर देना चाहिए था। देर हो गई, है ना? क्या गाना गाएंगे? देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए। अनिकेत मॉडल कह रहा है 3 जुलाई 2023 होना चाहिए था। ये कह रहे हो ये 3 जुलाई होना चाहिए था? नहीं नहीं, 3 जुलाई नहीं, 7 मार्च है, 7 मार्च है ड्यू डेट। ये ड्यू डेट वाला कॉलम है भाई, भाई ड्यू डेट वाला कॉलम है, ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टीडीएस। तो ड्यू डेट तो 7 मार्च को ही होगी ना, फरवरी का एक्सपेंस है भाई, फरवरी का एक्सपेंस है, तो 7 मार्च ड्यू डेट है, ड्यू डेट है 7 मार्च, और एक्चुअल डेट ऑफ डिपॉजिट है 10 दिसंबर, है ना? अच्छा, इसके पहले वाला बोल रहे हो? इसके पहले वाला भाई 7 अगस्त, 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त तक आपको डिपॉजिट करना था। ये 20 जुलाई तक डिपॉजिट था, ठीक है। आपने इस वाले ईयर में नहीं करा, अगले ईयर में करा, लेकिन अगले ईयर में भी जो करा 30 जुलाई तक करा, 31 जुलाई तक कर सकते थे क्योंकि रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है 31 जुलाई, ठीक है। आप अगले साल के 31 जुलाई तक कर सकते थे, तो आपने वो कर दिया, अलाउ हो गया। 3 जुलाई, 3 जुलाई को किया, कर कब तक सकते थे? 31 जुलाई को कर सकते थे, तो सही तो है। प्रॉब्लम क्या है? अनिकेत मॉडल समझ में आया क्या कंफ्यूजन है? ये क्या लिख रहा है रोहित शर्मा सर? नॉन रेजिडेंट के तो फिडे 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 क्या होता है? फिडे 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 पता कौन सी भाषा लिखता है रोहित शर्मा, कुछ समझ नहीं आता, नालायक। चलो ठीक है भाई, तो ये थे भाई हमारे टीडीएस के दो बहुत इंपॉर्टेंट डिसअलाउंसेस, और ये दोनों डिसअलाउंसेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट? क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जी हाँ, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, फायदा सर नॉन रेजिडेंट के तो फायदे ही फायदे, फायदे ही फायदे। फायदा कैसे है भाई? तो नुकसान है ना, 100% एक्सपेंस डिसअलाउ हो रहा है तो नुकसान है। फायदा कैसा है? फायदा बोल रहा है। बाकी सब देखो, नालायकों की भाषा नालायकों को बड़ी जल्दी समझ में आती है ना, मुझे नहीं समझ में आई, बाकी सारे नालायकों को एकदम समझ में आ गया सर ये क्या बोल रहा है। एग्जाम क्वेश्चन भी दिखाएंगे, चिंता मत करो। होले होले से हवा चलती है, होले होले से दवा लगती है, होले होले से दुआ लगती है ना, तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, जरा फिक्र को गोली मार, यार है दिन जिंदड़ी दे। भाई बहुत सारे हमें एग्जाम क्वेश्चंस कराने हैं, टेंशन मत लो, बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल। ये पूरा जो बैच है इसका आइडिया ही है कि हमें एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड बैच है ये, तो इसका तो आइडिया ही वही है, सारे एग्जाम के ही करेंगे, ठीक है। चलो भाई आओ स्टार्ट करते हैं अपना अगला सेक्शन। अगला सेक्शन है पेमेंट मेड टू रिलेटिव्स इन एक्सेस ऑफ रिटायरमेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब भाई कई बार क्या होता है, रिलेटेड पार्टी को कोई भी कंपनी जब पेमेंट कर रही होती है, जैसे दो पार्टीज हैं, ठीक है, एक है ए लिमिटेड और ए लिमिटेड की सब्सिडरी है, 100% सब्सिडरी है बी लिमिटेड, ठीक है। अब सुनना होता क्या है, जो बी लिमिटेड होती है ना वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा जोन होता है जहां पर कोई भी एंटिटी अगर अपना यूनिट एस्टैब्लिश करती है तो उसका टैक्स जीरो हो जाता है, जीरो टैक्स, आपको 1 भी रुपए का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, या अगर पे करने की जरूरत भी है तो बहुत कम रेट पे टैक्स पे करने की जरूरत है, ठीक है। सो ए जो है वो नॉर्मल यूनिट में है, बी जो है वो एससीजेड यूनिट में है, जहां पर भी आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं लगती। अब ऐसी सिचुएशन में ना मान लो ए बी को कुछ माल सप्लाई कर रहा है, ठीक है, बी सॉरी उल्टा इसका हम लेते हैं, चलो ये ले लो, ए बी को कोई माल सप्लाई कर रहा है, ठीक है, ए कुछ चीज बनाता है जो बी आगे बेचता है, बी ट्रेडर है, ठीक है, बी आगे वो माल को सप्लाई करता है, ए से खरीदता है, जैसे ए से खरीदेगा 100 रुपए का बी
और बी आगे इसको कितने का बेचेगा, बी आगे इसको 120 रुपए का बेचेगा मार्केट में। ये ऐसा डीलिंग है ए और बी के बीच में। जो ए है वो भाई बी का होल्डिंग कंपनी है और बी जो है सब्सिडरी कंपनी, दोनों आपस में रिलेटेड पार्टीज है, ठीक है, ग्रुप कंपनीज है दोनों। अब ए 100 रुपीज का बी को बेचता है, बी उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है 20 रुपए गवर्नमेंट को, 20 रुपए आगे थर्ड पार्टी को बी बेचता है 120 का, ठीक है। ऐसी ट्रांजैक्शन है, जो ट्रांजैक्शन हम देख रहे हैं कि हमारी इस वाली होल्डिंग सब्सिडी के बीच में हो रही है। अब बी का अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, बी का अगर हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएं तो भाई उसकी इनकम है 120 रुपए, उसके खर्चे हैं 20 रुपए, तो उसका प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया 20 रुपए, अगर बी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए तो, ठीक है। और ए के लिए जो 100 रुपए है खर्चा है, ठीक है, ए के लिए जो 100 रुपए है वो इनकम है, सॉरी, ए के लिए 100 रुपए जो है वो इनकम है, ए बी को बेच रहा है तो ए के लिए ये इनकम है, ठीक है। 100 रुपीज ए के लिए इनकम है जिसपे ए टैक्स पे करेगा, और बी के लिए 100 रुपए खर्चा है। बताओ यहां तक की बात समझ में आई? ये जो 100 रुपए है ए के लिए तो इनकम है क्योंकि बेच रहा है आगे अपना मटेरियल, और बी के लिए खर्चा है, एक्सपेंस है। बताओ इतनी बात समझ में आई? चैट बॉक्स में लिखो यस। सर ये क्लास में कौन गाना गा रहा है? ये देखो रोहित शर्मा, नालायक, ये तुम कहीं अपने पेरेंट्स को तो नहीं दिखा रहे, तुम्हारे पापा तो नहीं बोल रहे, रोहित के पापा तो नहीं बोल रहे सर ये क्लास में कौन गाना गा रहा है? यस। नालायक। ठीक है, तो भाई अब देखो, ए बी से कहता है सुनो बी, ये जो 100 रुपए है मेरी इनकम है, ये बहुत ज्यादा मेरी इनकम है, ठीक है, और इस 100 रुपए पे मैं जो इनकम अर्न करूंगा उस पर मुझे इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। तो भाई जो इनकम टैक्स मुझे देना पड़ेगा, तुम तो टैक्स फ्री हो, तुम्हें तो टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो टैक्स देना पड़ता है। हाँ मुझे तो टैक्स देना पड़ता है। तो भाई भी एक बात बताओ तुम, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम भाई भाई तो हैं, भाई भाई है ना, भाई भाई क्यों है, कॉमन ग्रुप कंपनी है, अगर कॉमन ग्रुप कंपनी है तो हम दोनों भाई भाई हैं, अगर हम दोनों भाई भाई हैं तो एक काम करते हैं ना, सुनो, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, एक काम करते हैं सुनो, ये जो 100 रुपए का मटेरियल, वैसे मैं अगर किसी और को भी बाहर बेचता हूँ 100 रुपए का बेचता हूं, मैं तुम्हें जब ये बेचूंगा मैं 100 नहीं 10 रुपए का बेचूंगा, मैं 100 नहीं 10 रुपए का बेचूंगा। तो बी कह रहा है मेरे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में खर्चा आएगा 10 रुपए, बिल्कुल, और मेरा प्रॉफिट कितना बन जाएगा, मेरा प्रॉफिट बन जाएगा 110 रुपए। हो, बी कह रहा है मेरा प्रॉफिट बन जाएगा 110 रुपए, बी कह रहा है मेरा प्रॉफिट बन जाएगा 110 रुपए, जी हां। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा ए की जो इनकम है वो जो पहले आ रही थी 110 रुपए, अब कितनी बन जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए, 100 रुपए से ए की इनकम रिड्यूस हो जाएगी। सर बात तो एक ही बैठी, क्यों बात तो एक ही क्यों बैठी, क्योंकि सर ए की इनकम बढ़ गई, बी की अगर इनकम बढ़ी तो ए की कम हो गई, तो बात तो एक ही बैठी, नहीं बात एक ही नहीं बैठी, समझना कैसे, बी की इनकम अगर नकली तरीके से 110 रुपए हमने ले ली तो भाई इस पे टैक्स बनेगा 0, और ए की इनकम जो हमने रिड्यूस कर दी इतनी ज्यादा, 10 रुपए कर दी ए की इनकम, तो इस पे तो उसे 30% का टैक्स देना पड़ रहा है, ए को तो 30% का टैक्स देना पड़ रहा है, तो कहां वो पहले टैक्स दे रहा था 33 रुपए, और इस ट्रांजैक्शन में घपला करने के बाद वो टैक्स पे करेगा सिर्फ 3 रुपए, 30 रुपए का टैक्स पूरे के पूरे ग्रुप ने बचा लिया। बी तो पहले भी 0 टैक्स दे रहा था, बाद में भी 0 टैक्स दे रहा है। बी की अगर इनकम होती 20 रुपीज, 0 टैक्स, बी की अब इनकम हो रही है 110 रुपीज, 0 टैक्स, बी को तो 1 भी रुपए टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है भाई, तो बी इज गिविंग नो टैक्स, ठीक है, और ए टैक्स को बचा रहा है, 30 रुपए का टैक्स भाई ए ने बचा लिया है, 30 rupees is the benefit or the savings which A has done in the taxation amount. So this is the big benefit जो related party आपस में, और क्योंकि ग्रुप कंपनीज हैं, ग्रुप कंपनीज क्या है भाई, ऐसा है जैसे एक पैसा एक हाथ से निकाल के दूसरे हाथ में डाला जा रहा है भाई, क्या ही फर्क पड़ता है, अगर ए बी को चाहे 10 रुपए का बेचे चाहे 100 रुपए का बेचे, ग्रुप एज अ होल ग्रुप में तो फर्क पड़ेगा नहीं, कॉन्ट्रा एंट्री आएगी, सेट ऑफ हो जाएगी आपस में, ग्रुप को तो फर्क पड़ा नहीं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा फर्क पड़ गया, टैक्स का लॉस हो गया। बताओ ये टैक्स प्लानिंग समझ में आई क्या? बी क्यों टैक्स नहीं, गुड्डू कुमार कह रहा है बी क्यों टैक्स नहीं दे रहा, अरे नालायक, क्वेश्चन शुरू होते ही मैंने बताया बी SEZ यूनिट में है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में टैक्स नहीं लगता, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में टैक्स नहीं लगता, इसलिए बी टैक्स नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये जो रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन होती हैं,
इनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करा, सेक्शन है 40A(2) और गवर्नमेंट ने ये चीज बोला, जो भी ट्रांजैक्शन दो रिलेटेड पार्टी के बीच में होंगी, अगर उसका जो अमाउंट है वो रीजनेबल नहीं लगा, वो अनरीजनेबल लगा, मतलब वो भाई अमाउंट जो है खर्चे का एक्सेस लगा या इनकम कम लगी, खर्चा आप बहुत ज्यादा क्लेम कर रहे हो क्योंकि आपकी रिलेटेड पार्टी थी, आपने खर्चा बहुत ज्यादा क्लेम कर लिया, खर्चा बहुत ज्यादा अपने बुक्स में दिखा दिया। अगर खर्चा ज्यादा लगा, अगर खर्चा ज्यादा लगा, तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, वो आपने जो अमाउंट लिया उसको इग्नोर करके जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अमाउंट लगा होना चाहिए वो ही ले लेगा। हम इग्नोर कर देंगे, हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये जो ट्रांजैक्शन है 10 रुपए की है ही नहीं, गलत बोल रहे हो तुम, ये ट्रांजैक्शन है पूरे 100 रुपए की, ये ट्रांजैक्शन है पूरे 100 रुपए की, ये ट्रांजैक्शन 10 रुपए की है ही नहीं। तो इसे कहते हैं पेमेंट मेड टू रिलेटिव्स, रिलेटिव्स को जो पेमेंट करी इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट से ज्यादा पेमेंट कर दी भाई रिलेटिव को, क्यों? क्योंकि टैक्स बचाना चाहते थे तुम। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसलिए हम लोग एक्सेस पेमेंट को हम इग्नोर कर देंगे इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से। ऑफ कोर्स वाजिब रीजन देना पड़ेगा, रीजन क्या है क्यों हम इस ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर रहे हैं, और उसको रिवाइज फिगर पे हम लोग स्टेट कर देंगे अपने पीएनएल अकाउंट में। यह है सेक्शन 40A(2). असेसिंग ऑफिसर को अगर ऐसा लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, अगर अमाउंट अनरीजनेबल हो रहा है, तो वो डिसअलाउ कर सकता है। रिलेटिव्स की भाई डेफिनेशन दी हुई है, जो रिलेटिव्स होंगे वो क्या क्या होंगे। इंडिविजुअल के केस में कोई भी रिलेटिव आपका, अ पर्सन इन हुज बिजनेस और प्रोफेशन, इंडिविजुअल के केस में रिलेटिव की अलग डेफिनेशन है भाई, ठीक है। और या फिर कोई पर्सन जिसका आपके बिजनेस में कोई सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का क्या मतलब है? 20% प्रॉफिट का वो अधिकारी है, ठीक है। फिर कंपनी के केस में उसके सारे डायरेक्टर जो हैं वो रिलेटिव होते हैं। अ पर्सन इन हुज बिजनेस और प्रोफेशन सच डायरेक्टर है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। कोई भी ऐसा पर्सन जिसके बिजनेस में डायरेक्टर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होगा, वो भी रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाएगा। Any other company carrying on business or profession in which aforesaid company has substantial interest, इस कंपनी का कहीं भी 20% या उससे ज्यादा स्टेक होगा तो वो भी रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो ये भाई पूरी रिलेटिव की डेफिनेशन, रिलेटिव कौन कौन माना जाएगा, ठीक है। अब भाई सुनना, हाँ, तो अब तुमको क्या करना है, तुमको इस सारे सेक्शन को ना एक बार रीड जरूर करना है, ठीक है। अभी मैंने पूरा सेक्शन आपको समझाया है, आपको ये वाला सेक्शन एक बार रीड जरूर करना है कि रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आता है, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में कौन कौन आता है। आपको ये पूरी पूरी चीज एक बार रीड जरूर करनी है। और अगली क्लास में हम लोग ये वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे, विच इज अगर आपने पेमेंट 10,000 से ज्यादा करी कैश में, तो वो डिसअलाउ हो जाएगी। कैशलेस इकोनॉमी का सपना है जो हम लोग देख रहे हैं, तो उसका सपने को साकार करने के लिए कैशलेस इकोनॉमी बनानी पड़ेगी। तो ये है हमारा अगला सेक्शन जो हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। और जी हाँ, फिर आपकी इच्छा अनुसार, जैसा कि आपने इच्छा करा था, हम कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस भी करेंगे, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में वाले क्वेश्चंस आते हैं। चलो ठीक है गाइज। ओ आज तो मेरी बैटरी ही डाउन नहीं हुई, अरे चलो कोई बात नहीं, देखो तुम अगर बातचीत करते रहते हो ना तो ये डाउन नहीं होती, ठीक है गाइज। तो यस, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। विल बी मीटिंग इन आवर सब्सिक्वेंट सेशन। टिल दैट टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी स्टडिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।